अध्याय 1091 स्वर्गारोहण समारोह 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 1091 स्वर्गारोहण समारोह 3। तेज हवा, अराजकता की आवाज, खूनी झड़पें। इसे केवल उत्साहवर्धक ही कहा जा सकता है। वास्तव में युद्ध लड़े बिना युद्ध जैसे माहौल में घिरे ऐसे क्षण की कल्पना करना कठिन था। यह था स्वर्गारोहण समारोह का उद्देश्य। हवाओं और जानवरों की चीख पुकार और दहाड़ के कारण कुछ भी सुनना असंभव था। सभी दिशाओं में युद्ध और गैर आक्रामक चढ़ाई दोनों के प्रभावशाली प्रदर्शन देखे जा सकते थे। यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की योग्यताएं कहाँ हैं। जिन मजबूत जानवरों के पास उतनी गतिशीलता नहीं थी, वे दूसरों को नीचे गिराकर और उन्हें सीढ़ियों के रूप में इस्तेमाल करके ऊंचे स्थान पर चढ़ गए, जबकि उनके विरोधी पूरी सटीकता के साथ भीड़ भरे पहाड़ी इलाकों में छिप गए और निकल गए। इस तरह के आयोजन में गति बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं थी। भले ही कोई ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हो, अगर वे उस तक धीरे धीरे पहुंचते हैं तो वे वास्तव में अपनी स्थिति अर्जित नहीं कर पाएंगे। भाग लेने वाले सभी लोगों ने शुरू से ही अपने पास मौजूद सभी चीजों का उपयोग किया। लाभ प्राप्त करने के लिए उन कार्डों को दिखाने में संकोच नहीं किया जिन्हें वे वर्षों से छुपा रहे थे। पहाड़ के कुछ विशिष्ट हिस्से थे जहां दिलचस्प चीजें हो रही थीं। सबसे ताकतवर जानवरों ने खुद को तुरंत भीड़ से अलग कर लिया और अधिक ऊंचाई पर अपना शीत युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन मुख्य झुंड के भीतर दो समूह थे जो बिल्कुल फिट नहीं थे। पहला एक बड़ी गौरैया की पीठ के ऊपर था। उन्होंने उसे ढालों से घेर लिया और जरूरत पड़ने पर उस पर हमला किया, क्योंकि वह जनता के बीच से होकर आगे बढ़ी। इस बीच दूसरा समूह एक पंख वाले भेड़िए पर सवार था, जो भीड़ के बीच एक दुर्लभ जानवर था, और उसने सावधानी का उतना ध्यान नहीं रखा। ज़ारा ने आगे बढ़ने के लिए कुशल तरीकों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उनके जैसे नए लोगों को निशाना न बनाया जा सके। जब भी वे किसी अन्य जानवर के करीब जाते तो वह शत्रुतापूर्ण हो जाता और उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता। बेशक इन छोटे फ्राई में से किसी में भी उस तरह की क्षमता नहीं थी। टकराना, टकराना, टकराना। फ्रेया और हेल ने फिर से अपनी ताकत दिखाई, स्थानिक मन की उग्र तरंगों का उत्सर्जन करते हुए, कुछ अधिक सूक्ष्म और अधिक घातक के साथ मिलकर। डेमियन ने अपने आसपास के सबसे बड़े जानवरों पर ध्यान केंद्रित किया। जरूरी नहीं कि वे नुकसान पहुंचाएं, लेकिन उनके रास्ते को अलग होने और कभी-कभी ज़ारा से दूर जाने के लिए मजबूर कर दें। लड़कियों ने भी अपना किरदार निभाया। इस तरह के दुश्मनों से भरे एक बड़े क्षेत्र में रोज के भ्रम बेहद उपयोगी थे। वह आसपास के कुछ जानवरों की शक्ल सूरत की नकल करने और उन्हें भ्रम के साथ क्लोन करने, दूसरों को उनके मुख्य शरीर के साथ युद्ध में खींचने और दुश्मनों के बीच द्वेष स्थापित करने में सक्षम थी। यह शायद सबसे प्रभावी रणनीति थी। चूंकि हर कोई प्रतिस्पर्धी माहौल में घिरा हुआ था, उनकी भावनाएं सर्वकालिक उच्च स्तर पर थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई भी मामूली उकसावा उन्हें किनारे भेजने के लिए पर्याप्त था। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि रोज का भ्रम कितना प्रभावी था, तो एलेना और रुलू ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना बंद कर दिया और उसका समर्थन किया। बर्फ और प्रकाश के तीर विपक्ष में बेतरतीब ढंग से फैल गए। उनके रास्ते इतने जटिल थे कि कोई भी यह नहीं जान सका कि वे कहां से आए थे। खासतौर पर तब जब डेमियन और रोज ने ज़ारा को बचाने के लिए मिलकर काम किया, जिससे एक ऐसी मृगतृष्णा पैदा हुई जिसने दूसरों की नज़रों में उसकी छवि को धुंधला कर दिया। वह किसी और के बारे में बात नहीं कर सकता था, लेकिन डेमियन को बहुत मजा आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, उच्चतर उच्चतर उच्चतर। यह वह सर्वोत्तम नहीं है जो आप कर सकते हैं, है ना? वह एक चरवाहे की तरह अपनी जुड़वां बंदूकें उछालते हुए पागलों की तरह दहाड़ने लगा।
आप मेरा सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते हैं तो मैं खुशी से आपको दिखाऊंगा, ज़ारा ने जवाब दिया। मुस्कुराते हुए उसके तेज दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। आखिरकार उनका व्यक्तित्व उनसे काफी प्रभावित था। भले ही वह अब और अधिक परिष्कृत हो गई हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इस तरह का आनंद न ले रही हो। वह ऐसे स्तर पर स्वतंत्र रूप से उड़ी जिस स्तर पर वह पहले कभी नहीं उड़ पाई थी। उसके पंख स्पष्ट उद्देश्य के साथ खूबसूरती से फड़फड़ा रहे थे और उसका शारीरिक समायोजन पूरी सटीकता के साथ किया गया था। पहाड़ पर उसकी शक्ल को प्रतिबिंबित करने वाली छाया खींचकर उसके विरोधियों से जुड़ गई। जब भी उसे कोई सही मौका मिला, वह उसका शरीर चट्टान में धंस गया और लगभग 100 मीटर ऊपर फिर से दिखाई देने लगा। अच्छा, डेमियन ने अपना हाथ हवा में पटक दिया, जिससे उस जानवर पर मन की लहर दौड़ गई जिसे ज़ारा ने अभी अभी पकड़ लिया था। विच्छेद शियाइंग। यह निराकार तलवार की रोशनी की तरह थी जो हवा में उड़ रही थी। विचाराधीन जानवर के बचने की कोई संभावना नहीं थी और वह सीधे 2 टुकड़ों में बंट गया था। बड़ी बात यह थी, हमला तितर-बितर नहीं हुआ। यह नीचे की ओर यात्रा करता रहा और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को तब तक काटता रहा जब तक कि यह कई प्रतिस्पर्धियों को अपंग करते हुए उस बिंदु तक नहीं पहुंच गया जहां से वे अभी अभी टेलीपोर्ट हुए थे। डेमियन की नज़र अपने समूह के अंतिम व्यक्ति पर पड़ी, एक अजनबी जिसे अभी अभी भर्ती किया गया था। उसकी हरकतें बाकियों की तरह भव्य नहीं थीं, लेकिन वादे के मुताबिक वह भी अपनी भूमिका निभा रही थी। डेमियन इसे हवा में महसूस कर सकता था, वह अजीब मन उसने उसे दिखाया। इसमें बहुत अधिक आक्रामक क्षमताएं नहीं थीं, लेकिन इसने ज़ारा के चारों ओर निराकार सुरक्षा की एक परत डाल दी जिससे अन्य जानवर स्वाभाविक रूप से उससे दूर रहने लगे। यह आश्चर्य की बात थी कि उसके पास इतनी आज़ादी से अपने पंख हिलाने की जगह थी और डेमियन इसका श्रेय केवल सिया को दे सकता था। यह अच्छा होगा अगर मैं देख सकूं कि वह कैसे हमला करती है, लेकिन हम इसे किसी और समय के लिए बचा सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी वर्तमान ऊंचाई ज़मीन से कम 300 किलोमीटर थी। पर्वत की कुल ऊंचाई लगभग 1500 किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि सिया जिन मील के पत्थर तक पहुंचना चाहती थी वे क्रमशः 1000 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर ऊंचे थे। यदि वे इसे 500 किलोमीटर के निशान तक ले जाते हैं तो उन्हें मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा, जबकि इससे अधिक कुछ भी मध्य क्षेत्र में किसी की स्थिति निर्धारित करता है। पहाड़ के दबाव ने अपना नुकीलापन दिखाना शुरू कर दिया था। इसने समूह की सुरक्षात्मक बाधाओं को धक्का दिया और उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन यह ज़ारा को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह ईश्वर को लक्ष्य करने वाली व्यक्ति के रूप में विकसित हुई थी। महज एक पहाड़ से कुछ छोटा सा दबाव। यदि उसने इसे अपने पास आने दिया तो वह उसकी महत्वाकांक्षाओं के योग्य नहीं थी। निःसंदेह ज़ारा यह विचार केवल इसलिए रख सकी क्योंकि वह उस क्षेत्र की मूल निवासी नहीं थी। जैसे जैसे ओवरसियर 500 किलोमीटर के निशान के करीब पहुंच रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल अलग थीं। एक दबंग कवच ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया था और एक चमकदार हरी रोशनी उसकी हड्डियों में घुस गई थी, जो उसे लगातार अपनी सीमाओं को पार करने की अनुमति दे रही थी। वह मुश्किल था। यहाँ तक कि 400 किलोमीटर के निशान पर भी उसे खुद को उस हद तक धकेलना पड़ा जो उसने केवल कुछ ही बार लगाया था। जब इसमें बाहरी खतरे शामिल हो गए तो यह पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया। कवच ने उसे वह करने का मौका दिया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। 500 किलोमीटर के निशान, 700 किलोमीटर के निशान और उससे भी अधिक को पार करने के लिए वह अपनी कमजोरी को, इस स्वर्गीय धन्य अवसर को छीनने की अनुमति नहीं दे सकता था।
बेहोश। 425 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पहला मील का पत्थर, पहला कदम ठीक अपने सामने देख सकता था। लेकिन कुछ भी इतना आसान नहीं था। ऐसी स्थिति में भले ही किसी के पास कुछ हासिल करने की शक्ति हो, उन्हें पहले यह पूछना होगा कि क्या उनके दुश्मन उन्हें ऐसा करने देंगे। एक छाया ने ओवरसियर की दृष्टि को ढक लिया। एक विशाल चील सीधे उसके ऊपर सरकती हुई, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ नीचे की ओर देख रही थी। पवन आत्मा राजा, वह दांत पीसकर चिल्लाया। हाँ हाँ, पवन आत्मा राजा हंसे। मेरे छोटे बच्चे कहते हैं कि आप हाल के दिनों में उन्हें परेशान कर रहे हैं। चूंकि हम यहाँ हैं, उन्हें अपना बदला लेने दीजिए। वाह! वाइंड स्पिरिट किंग ने अपने पंखों को उनकी सबसे बड़ी लंबाई तक फैलाया। उसके पेट के नीचे से जुड़े हुए और उसके बालों के नीचे हजारों संदेशवाहक पक्षी छिपे हुए थे। उनकी आंखें क्रोध और उपहास से लाल चमक रही थीं। उन्हें पहले भी दबाया गया था, लेकिन उनके शासक के संरक्षण के साथ ऐसा अब नहीं होगा। जैसे ही उनकी नजर ओवरसियर पर पड़ी, वे उन पर हमला करने के लिए मचल उठे। अध्याय 1092 स्वर्गारोहण समारोह 4। 10 लाख वर्षों में कभी भी किसी ने यह उम्मीद नहीं की होगी कि मैसेंजर बर्ड्स यहाँ खुद को दिखाएंगे। वे कमजोरों में सबसे कमजोर थे और अपने दुश्मनों को हराने के लिए केवल भीड़ की मानसिकता और चालों पर भरोसा कर सकते थे। इस समारोह में ऐसी दौड़ के लिए परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं था। लेकिन वाइंड स्पिरिट किंग के लिए यह अलग था। यदि वह चढ़ने में सक्षम होता, तो संदेशवाहक पक्षी उसके साथ चढ़ते और उनके अत्याचार को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाते। यह एक अनकहा तथ्य था कि मैसेंजर बर्ड्स घोटालेबाज थे, और यह अच्छे कारणों से अनकहा ही रहा। उनकी कायरता या चालबाजी के बावजूद उनमें अभी भी अपंग करने और मारने की क्षमता थी। ओवरसियर की आंखें फैल गईं क्योंकि अचानक झुंड ने उसे घेर लिया। हर तरफ से दूत पक्षियों ने उसके शरीर में खुद को छेद दिया और अपनी चोंचों का इस्तेमाल उसके कवच को भेदने के लिए किया। वह उन्हें हटाने की कोशिश करते हुए पीछे हट गया, लेकिन वे अथक प्रयास कर रहे थे। वे कौशल जिन्होंने उन्हें तीसरी परत के प्राणियों पर शासन करने की अनुमति दी, उन्हें पूर्ण प्रदर्शन पर रखा गया। धिक्कार है, ओवरसियर अंदर ही अंदर दहाड़ उठा। उसने अपना मन फैलाया, पक्षियों को अपने ऊपर से फेंक दिया और पवन आत्मा राजा से मिलने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्होंने अजेयता प्राप्त कर ली हो। किसी तरह वे उसके हमले से पूरी तरह अप्रभावित रहे और उसे जाने न देने के इरादे से उसका पीछा किया। क्सिउ, 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 क्सिउ। संदेशवाहक पक्षी हवा में घूम रहे थे और ओवरसियर को रक्षात्मक स्थिति में आने के लिए मजबूर कर रहे थे। उन्हें मारने से उसका दिमाग बर्बाद हो जाएगा और वह अन्य जानवरों का निशाना बन जाएगा, लेकिन उनसे बचना भी असंभव था। यदि कटे हुए संसार में जन्म लेने का कोई नकारात्मक पहलू था, तो वह यह था कि कानूनों की अवधारणा अस्पष्ट थी। कानून पहले स्थान पर पूर्ण नहीं थे और अविकसित समाज के पास इन खंडित कानूनों के संपर्क में आने के लिए निवासियों के लिए पर्याप्त शिक्षा नहीं थी। उनकी शक्ति अधिकतर भौतिक थी और वे इस शक्ति का समर्थन करने या अपने दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए केवल मन का उपयोग करते थे। डेमियन और बाकियों को पहले से ही इन शारीरिक हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा, इसलिए उन्हें नीचा नहीं देखा जा सकता था। लेकिन इस तरह की स्थिति में यह बिल्कुल नकारात्मक था। अगर यह सिर्फ मैसेंजर बर्ड्स होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वाइंड स्पिरिट किंग सक्रिय रूप से ओवरसियर पर हमला करने और उसकी सुरक्षा को खत्म करने के लिए उनके द्वारा बनाए गए विकर्षणों का उपयोग कर रहा था। वे ताकत में भी इतने भिन्न नहीं थे। ओवरसियर को कुछ हद तक कायर माना जा सकता है।
वह वर्षों पहले मध्य क्षेत्र में पहुंच सकता था, लेकिन तीसरी परत में राजत्व का अनुभव करने के बाद उसने फिर से दूसरों के अधीन रहने से इनकार कर दिया। उसकी असली ताकत मध्य क्षेत्र के जानवरों के बीच कमजोर नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाइन स्पिरिट किंग के पास अपना एक क्षेत्र था और उन्होंने शक्ति का आनंद भी अनुभव किया, लेकिन मध्य क्षेत्र के वातावरण ने उन्हें अपने समकक्ष के लिए असंभव विकास की अनुमति दी, जिसने उन्हें हमेशा एक स्तर ऊपर रखा। फिर भी ओवरसियर अपने प्रशिक्षण में कोताही नहीं बरत रहा था। ढलान पर चढ़ते ही दोनों ने शानदार लड़ाई शुरू कर दी। वे एक दूसरे के चारों ओर उड़ते थे, एक दूसरे पर काटने के लिए अपने पंजों और पंखों का उपयोग करते थे और यहाँ तक कि एक दूसरे को काटने और अपनी चोंच से मांस के टुकड़े फाड़ने के लिए इतने छोटे हो जाते थे। यह एक क्रूर लड़ाई थी जिसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें जल्द ही कोई विजेता होगा, लेकिन अगर अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया तो परिणाम स्पष्ट होगा। कोई भी बिना किसी कारण के वाइन स्पिरिट किंग को नाराज करने को तैयार नहीं था, ठीक इसी वजह से कि मैसेंजर पक्षी कितने परेशान थे। तो इस स्थिति में जहां ओवरसियर को परेशान किया जा रहा था, क्या उसके पास कोई रास्ता था? उससे अनभिज्ञ एक जोड़ी आंखें घटनाक्रम को घटित होते हुए देख रही थीं। डेमियन की आंखें संकीर्ण थीं। वह वाइन स्पिरिट किंग द्वारा इस्तेमाल की जा रही गुप्त रणनीति को स्पष्ट रूप से देख सकता था और वह अपने माथे से नस को बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था। वे कष्टप्रद छोटी कुतिया पक्षी पहले से ही काफी बुरे थे, लेकिन उन्हें और भी बड़े बदमाश द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। उसने पिछले दिनों में उन आसमानी चूहों के प्रति बहुत सारी शिकायतें जमा कर ली थीं, और वह सारी नफरत उस व्यक्ति पर केंद्रित थी जिसने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी थी, वह बड़ा पेड़ जिसने बंदरों की रक्षा की थी। वह सिया की ओर मुड़ा, उसका चेहरा बिल्कुल बुरे भाव में बदल गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आसपास की किसी भी महिला को तुरंत डरा देगी, और उसकी आंखों में हत्या का ठंडा और खूनी इरादा पुरुषों के साथ भी वैसा ही होगा। लेकिन उन्होंने जो शब्द बोले वे बिल्कुल शांत थे। अपने मन का उपयोग करें। इसमें से कुछ को उस मोटे ईगल में रोपें और सुनिश्चित करें कि यह उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए पर्याप्त शुद्ध है। मैं कुछ बकवास नहीं चाहता, केवल मैं इस बार महसूस कर सकता हूं। उसके शब्दों का लहजा बिल्कुल भी किसी से मदद मांगने जैसा नहीं था, लेकिन अभी सिया वास्तव में इसकी परवाह नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस चट्टान से धक्का दे दूंगा। उसने उसकी ओर देखा और अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें घुमा लीं। चूंकि वह इस पार्टी में शामिल हुई थी, उसे अपना वजन कम करना पड़ा, है ना? अन्यथा वह उनसे सौदे के अपने पक्ष को पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ये लोग स्पष्ट रूप से वर्जिल समूह की तरह भोले भाले नहीं थे। और जैसा कि अपेक्षित था, मेरी आंखें उस पर काम नहीं करती। सिया आगे बढ़ी और अपना हाथ हवा में उठाया, धीरे से अपनी उंगली हिलाई। मन का एक अदृश्य झटका हवा में चला गया, ऊपर उठता और मुड़ता रहा जब तक कि वह सीधे पवन आत्मा राजा के सिर में नहीं घुस गया। सिया ने कहा, यह बिल्कुल वैसा ही उपहार है जो आप उन्हें दे रहे हैं। जो भी हो, यह इसके लायक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब डेमियन ने प्रत्याशा में देखा तो उसकी आंखें पागल हो गईं। जब मैना ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो वाइन स्पिरिट किंग को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी आभा का एक निशान उसके मैना के उतार चढ़ाव में लीक हो गया। आसपास के जानवर इसे महसूस नहीं कर सके, लेकिन वे नहीं थे जिनके लिए यह किया गया था। ओवरसियर और वाइन स्पिरिट किंग ने अज्ञानतापूर्वक अपनी लड़ाई जारी रखी। ओवरसियर विशाल था और वह जो दमन कर सकता था वह अनगिनत जानवरों को उसके नीचे गिराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वाइन स्पिरिट किंग अलग था।
पढ़ने और हवा के प्रवाह के साथ चलने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक ऐसा दुश्मन बना दिया जिसे अकेले प्रयास से नहीं पकड़ा जा सकता था। ओवरसियर के पंजे हवा में उड़ गए और उस पर हमला करने की कोशिश में किसी भी वस्तु पर वार नहीं किया। इस बीच वाइंड स्पिरिट किंग ने स्वयं बहुत अधिक प्रगति की। ओवरसियर का कवच पहले ही टूट चुका था और वापस अपने गले के आकार में आ गया था। उसका शरीर खूनी घावों से ढका हुआ था जो कि पुनर्जीवित होने से पहले लगातार ठीक हो रहे थे। तुम अपने छोटे से घोंसले में कमजोर हो गए हो, पवन आत्मा राजा ने मजाक उड़ाते हुए दहाड़ लगाई। खा। ओवरसियर ने अपनी चोंच भींच ली, अपनी छाती पर उभरे नए घाव के दर्द को नजरअंदाज करते हुए पलटवार किया। यह शुरू से ही एक हारी हुई लड़ाई थी। ओवरसियर ने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया था। वाइंड स्पिरिट किंग की रणनीति और गति उसके खिलाफ जीतने के लिए बहुत अधिक थी, लेकिन उसने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि वह इसलिए हारा क्योंकि वह कमजोर था। धिक्कार है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वह दहाड़ा। उसका खून पहाड़ से झरने की तरह रिस रहा था। यह अज्ञात था कि मरने से पहले वह फिर से वाइंड स्पिरिट किंग तक पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन कम से कम एक बार उसने। वाह! एक सचमुच विशाल छाया ढलान से नीचे दौड़ रही थी। रूआ! एक जानवर की अत्यंत भयानक दहाड़ सुनाई दी। उस पल में क्या? ओवरसियर की चौंका देने वाली चीख गूंज उठी। पवन आत्मा राजा को निगल लिया गया था। अध्याय 1093 स्वर्गारोहण समारोह 5। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सार्वभौमिक कानून सभी जीवित प्राणियों के लिए आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक था। उन्हें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इस धारणा के साथ कि जो डेमियन या सिया जैसी शक्ति मेल खाती थी वह स्वाभाविक नहीं थी, लेकिन वे प्रकृति के रूप में इसकी झलक से भव्यता को महसूस कर सकते थे। क्योंकि सार्वभौम कानून का सबसे बड़ा रूप था और इसमें सत्य का सार समाहित था, भले ही इसका कोई अभ्यास हो, इसके एक टुकड़े के टुकड़े से उनकी समझ में कई गुना वृद्धि होगी। यह मूलतः एक धोखा देने वाली वस्तु थी। फिर अगर इस सुनहरी उंगली का जरा सा भी नरक दुनिया में हो जाए तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जो लोग इसे महसूस कर सकते हैं वे इसके लिए पागल हो जाएंगे। यह सब एक ही सेकंड में हो गया। बादल की परत के ऊपर से एक विशाल छाया झपट्टा की खराबी नीचे आई और एक सेकंड में कई 100 किमी की दूरी तय की गई। इसमें स्वर्गारोहण समारोह की कोई परवाह नहीं थी, न ही इसे अपने आसपास के विनाश की कोई परवाह नहीं थी। झपट्टा मारा और आकाश में अपने आसन से महसूस करते हुए आभा के निशान को अलग कर लिया। विशाल शरीर हर गति के साथ कट गया। विश्व के अंतरिक्ष में लहर पैदा हो रही थी। इस जानवर की विशेषताएं ग्रिफिन के समान थीं, लेकिन बाज के सिर के बजाय इसका मुंह आतंक के रूप में सामने आया था। ओवरसियर और उसके आसपास का हर बीस्ट थिक और निजी तौर पर यह देखने को मिला कि वाइंड स्पिरिट किंग का खून उन पर बरस रहा है। उस ग्रिफिन जैसे जानवर ने हवा में एक चाप बनाया और पहाड़ पर दोषी वाले अपराधी पर नट दृष्टि डाली और फिर अपनी जगह पर पहुंच गया। यह ऐसी परेशान करने वाली घटना थी कि स्वर्गारोहण समारोह लगभग रुका हुआ था, लेकिन क्षेत्र से दूर से पता चला कि ऐसा नहीं है। हाँ, भाड़े में जाओ मोटर बाइक ईगल। उसने यह कहा कि थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वह धरती पर अमेरिकी था, लेकिन डेमियन इस तरह के संकट से जल्दी और आसानी से निःसंदेह अपनी खुशी को दबा नहीं सका। अच्छा काम उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना लोहा मनवाया। सिया से कहा, क्या इतनी दूर तक जाना था? उसने बादलों की शक्ल पर नजर डालते हुए पूछा। बेशक, डेमियन ने उत्तर दिया। यह सिर्फ उस कुतिया को सबसे भव्य तरीके से मारने का मामला नहीं है। हालांकि यह मुख्य कारण है,
क्या आपको लगता है कि वहां मौजूद जानवरों को खुशी से अपनी स्वीकृति का आनंद मिलेगा? स्वाभाविक रूप से केवल एक ही जानवर नहीं हो सकता है जिसने जैसी हुई आह को महसूस किया हो। ग्रिफिन संभवतः सबसे पहले नीचे आया होगा, लेकिन इसका आदेश नहीं दिया गया था। इसका कारण यह था कि बाकी लोग अपनी वापसी के इंतजार में लड़ाई के लिए इंतजार कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसका खाता है या नहीं। जब तक वे इसे अपने पेट से निकाल सकते हैं, वे तब भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में नजर बदल रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डेमियन एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति होंगे। उसे इस तरह की सोच समझकर कदम कदम पर चलते हुए देखना आश्चर्यजनक था। हालांकि वह इस तथ्य को नजरअंदाज करने में कामयाब रही कि यह रणनीति केवल एक बात का विचार था। वाइल्ड स्पिरिट किंग की मृत्यु तेजी से हुई और उसने किसी को भी इसे तर्कसंगत बनाने का समय नहीं दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैसेंजर पक्षी अभी भी हमला करने की कोशिश कर रहे थे, इस बात से अनजान थे कि उनकी सहायता प्रणाली को निगल लिया गया था। कई जानवरों की आंखों में अचानक एक रोशनी आ गई। संदेशवाहक पक्षी, वे विपत्तियों के बीच एक विपत्ति थे। स्काईरेंड माउंटेन में एक भी जानवर नहीं था जो उनकी उपस्थिति की सराहना करता हो, केवल वे ही थे जो उनकी मृत्यु की कामना करते थे। वाइल्ड स्पिरिट किंग ने उनकी रक्षा की, लेकिन वह मध्य क्षेत्र के सभी जानवरों को डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। सच्चाई यही कारण है कि वे खुद को क्लाउड सम्राट के दूत होने का दावा कर सकते थे, क्योंकि वाइल्ड स्पिरिट किंग के पास उनकी रक्षा करने वाली क्लाउड परत के ऊपर एक कनेक्शन था। इसलिए उसे मारना असंभव हो गया और मैसेंजर बर्ड्स को उपोत्पाद के रूप में माफी प्राप्त हुई। पवन आत्मा राजा अब एक ऊपरी स्तर के व्यक्ति के हाथों मर चुका था और संदेशवाहक पक्षी। खैर, वाइल्ड स्पिरिट किंग के समर्थक ने पहले कभी भी उनकी परवाह नहीं की। एक परिवर्तन हुआ। कम ऊंचाई पर अधिकांश लड़ाई रुक गई। जो जानवर पहले अपने साथियों को अपने साथ नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने अपनी क्षुद्र इच्छाओं को त्याग दिया और अपने अंतिम परिणाम को स्वीकार करते हुए पहाड़ से नीचे उतरे। या यूं कहें कि उन्होंने कुछ बड़ा हासिल करने के लिए यह स्वीकार किया। इतने वर्षों की शिकायतों और तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैसेंजर पक्षियों को तब तक मारना चाहिए जब तक कि उनकी प्रजातियां विलुप्त न हो जाएं। जो कोई भी अपनी सीमा तक पहुंच गया, वह इस महान आयोजन में भाग लेने के लिए चला गया। और इसके साथ ही स्वर्गारोहण समारोह का क्रूर वातावरण भी कुछ हद तक शांत हो गया। ओवरसियर 800 किलोमीटर के निशान तक पहुंचने में कामयाब रहा, इससे पहले कि उसके कवच का पुनर्जनन अब उसका समर्थन नहीं कर पाता। उसने ऊपर देखा तो उसे काली रोशनी का एक धुंधलापन दिखाई दिया, जो अभी भी अपने साथियों के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा में था। वह नहीं बता सका कि कैसे, लेकिन वह जानता था। वह जानता था कि यह वह समूह था जिसने वाइल्ड स्पिरिट किंग को ऐसे अपमानजनक भाग्य तक पहुंचाया था। जैसे ही उन्होंने अपने वर्तमान पद से इस्तीफा दे दिया और गर्व से मध्य क्षेत्र में अपना स्थान स्वीकार कर लिया, उन्होंने चुपचाप अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि जब वह उनसे पहली बार मिले थे तो उन्होंने उनका साथ दिया था। वाह! जैसे ही भीड़ पहाड़ की ओर आगे बढ़ी, हवाओं ने तूफान ला दिया। प्रतिस्पर्धियों की संख्या में बड़े पैमाने पर कमी आई थी। केवल कुछ 100 ही बचे थे जो अब भी ऊपर बढ़ रहे थे, लेकिन इन प्रतिस्पर्धियों का समग्र कौशल स्तर उस समूह से कहीं अधिक था जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। ज़ारा ने अब भी ऊंची और ऊंची चढ़ने के लिए वही रणनीति अपनाई, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उसे उसके साथियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। दाईं ओर एक कौआ जानवर और एक बाज जानवर उन पर हमला करने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास का उपयोग कर रहे थे, जबकि बाईं ओर एक मोटा पक्षी जिसकी उड़ान क्षमता संदिग्ध लग रही थी, आसानी से उनका पीछा कर रहा था
और उनकी बाधाओं से टकरा रहा था, उन्हें रास्ते से भटका रहा था और उन्हें असुरक्षित बना रहा था। ढलान के खतरे। डेमियन ने अपने दांत पीस लिए और अपने पूरे मन से अवरोध को बनाए रखा। इस समय निरंकुश दमन एक विक्षिप्त स्तर तक पहुंच गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उनके शरीर पर प्रभाव डालता था, उनके कारखाने बनाकर उन्हें भारी दर्द का अनुभव करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन नुकसान का यह स्तर उन्हें प्रभावित नहीं कर सका। उनके पास प्राप्त करने के लक्ष्य थे और जब तक वे उन्हें प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे घटित नहीं होते। जरा तुम कैसे संभल रही हो? डेमियन चिल्लाया। मैं ठीक हूं। मेरा शरीर अभी भी इतना कुछ सहन कर सकता है, उसने जवाब दिया। ज़ारा का जानवर डेमियन का वर्तमान मानव शरीर और भी अधिक मजबूत था। वह बता सकती थी कि जब तक वे क्लाउड के पार्ट को पार नहीं कर लेंगे तब तक उसे कोई समस्या महसूस नहीं होगी। अभी समस्या बाहरी थी। सक। ज़ारा ने अपनी जीभ चटकाई और मोटो पक्षियों के हमलों से बचाई गई अपनी जीभ चटकाई। उसने एक अजीब चक्र निर्मित दिखाया, बाईं ओर के विरोधियों को चारों ओर घुमाया और पक्षियों को आगे बढ़ाया। वह उन्हें एक दूसरे के साथ युद्ध में फंसाना चाहता था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इस तरह की रणनीति में फंसने के लिए तैयार थे। यदि ऐसा है तो सीधे आक्रमण करना उचित आवश्यक कार्य था। वाह! उसके मुंह से एक भयंकर चीख और अंधेरे और घातक मन की लहरें वातावरण में गिर गईं। उलझन, उलझन, उलझन। हमलावरों को मारा गया और पीछे धकेल दिया गया। छाया मैना उनके शरीर में रिसने लगी। वाह! ज़ारा ने अपना पेज फाफड़ाए और उनके ठीक होने का इंतजार बिना ऊपर किए उड़ा दिया। कट हुए विश्व के जानवरों के विरुद्ध अभी भी इस तरह के मूल मन से परिचित नहीं थे, इसलिए उनके उपयोग की सबसे अच्छी रणनीति बिल्कुल यही थी। हमलों से कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन उनका सिस्टम पर हमला करने वाला मैना बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं था, विशेषकर जब यह जटिल हो गया हो। जरा आकाश में ऐसे ही कई लोग घूमते और घूमते थे जो पेशेवर पायलटों को शर्मसार कर देते थे। उसने छोटे छोटे विरोधियों पर हमला बोल दिया, जिससे वे डरे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें जहर भर दिया, जिससे वे नियंत्रण में आ गए। और इस भीषण दौड़ के बीच में बूम! वातावरण में विस्फोट हुआ, जिससे सभी दिशाओं में वास्तुशिल्प की लहरें दौड़ी। ज़ारा और उसके स्टेक ने क्लाउड के पार्ट को तोड़ दिया था। अध्याय 1094 स्वर्गारोहण समारोह 6। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह वास्तव में बादल की परत के ऊपर एक अलग दुनिया थी। एक शिखर पर बने रहने के बजाय स्काईरेंड पर्वत फिर से बाहर की ओर विस्तारित हुआ, लगभग मानो एक द्वितीयक आधार बना रहा हो। बादल की परत के ऊपर अनिवार्य रूप से एक दूसरा पर्वत था जो पहले पर्वत के शीर्ष पर स्थित था, जो 500 किलोमीटर से थोड़ा अधिक ऊंचा था। बादलों की परत के बीच से निकलने का मतलब दो चीजें थीं। सबसे पहले, हवा में दमनकारी शक्ति काफी हद तक सहनीय होने तक शांत हो गई और स्वर्गारोहण समारोह का माहौल पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि स्काईरेंड पर्वत के इस अधिक विस्तृत हिस्से की ढलान पर कई अवसर मौजूद थे, शीर्ष पर तेजी से दौड़ना यहीं रुक गया। यहाँ से यह मायने रखता है कि कोई कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, न कि कितनी तेजी से। क्योंकि भले ही किसी को इसे करने में महीनों लग जाएं, लेकिन इसे शिखर तक पहुंचाना एक पूर्ण उपलब्धि थी। बादल की परत में पूरे उपब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जानवर रहते थे और उनमें से कोई भी शीर्ष पर अपना स्थान आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। यदि कोई उनसे आगे निकलना चाहता है तो उसे या तो लड़ना होगा या परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, इनमें से कुछ भी करना आसान बात नहीं थी। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को कहीं अधिक सावधान रहना होगा।
कोई भी गलती विफलता का कारण बन सकती है, जिसका मतलब निश्चित मृत्यु है। ऐसे बहुत से जानवर थे जो वर्षों पहले बादल की परत को पार कर गए थे, फिर भी वे अभी भी उसके ऊपर जाने के लिए चुनौती दे रहे थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में स्वर्गारोहण समारोह कभी समाप्त नहीं हुआ। वाह! ज़ारा ने ढलानों को ऊपर धकेला और अपने पीछा करने वालों के चारों ओर डोनट बनाए, जिससे उसकी उड़ान पथ ढलान के कोण से मेल खाने लगी। डेमियन और बाकी लोग दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए एक क्षण लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था। आशीर्वाद तीर्थ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हमारे लिए बाकी यात्रा जमीन पर करना सबसे अच्छा है, सिया ने ज़ारा की बाधा को मजबूत करने के लिए अपने मन को फैलाते हुए कहा। डेमियन ने सिर हिलाया, ज़ारा की पीठ थपथपाई और आदेश प्रेषित किया। उसकी नजर उन 3 जानवरों पर कभी नहीं पड़ी जिन्होंने अभी भी अपना पीछा नहीं छोड़ा था। देखने से उन्हें ब्लेसिंग श्राइन के बारे में भी पता चल जाता है। मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन ऐसे नाम के साथ इसका लाभ होना ही चाहिए। अच्छा, चलो उतरें। हर कोई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ारा की पीठ से लड़ना कठिन था क्योंकि उनकी गतिशीलता सीमित थी और उनकी वर्तमान क्षमताएं उन्हें इतनी ऊंचाई पर स्वतंत्र रूप से उड़ने की अनुमति नहीं देती थीं। शायद उन्हें जमीन पर उड़ने वाले जानवरों का सामना करने में नुकसान होगा, लेकिन यह उतना नुकसान नहीं होगा जितना वे वर्तमान में झेल रहे हैं। आखिरकार उन सभी का अपने मन पर अत्यधिक नियंत्रण था। बूम! ज़ारा के पंजे जोर से जमीन पर लगे। डेमियन और उसका समूह कूद गए और उसने हवा में वापस आने में समय बर्बाद नहीं किया। उसे उन्हें ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वस्तुतः वे एक बोझ थे। उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता किए बिना वह अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी। मोटा पक्षी, तुम मर गए। उसने अपने दांत पीस डाले और हवा में धूमकेतु की तरह सीधे रास्ते पर मोटे पक्षी की ओर चली। यह समूह के लिए सबसे कष्टप्रद था और जिसे वह सबसे अधिक मारना चाहती थी। उसका मन भड़क उठा, नीले आकाश में कालापन भर गया। मोटे पक्षी को पता नहीं चला कि उस पर क्या प्रहार हुआ। ज़ारा प्रकाश की किरण में बदल गई और बिना किसी दया के अपने पंजे काटते हुए एक पल में उसके पीछे आ गई। शिंग! यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई तलवार हवा को काट रही हो। पक्षी की पीठ से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगी और गुस्से से उसकी ओर मुड़ गई। उनकी लड़ाई वहीं से शुरू हुई, गति बनाम ताकत की लड़ाई। मोटे पक्षी की ताकत के कारण ही ज़ारा को यहाँ चढ़ाई में सबसे अधिक परेशानी हुई। यदि वह पक्षी न होता तो बाकी दोनों उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। यह उनकी गलती थी, तब वह इससे छुटकारा नहीं पा सकीं, लेकिन उन्हें भरोसा था कि वे इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसने इस पक्षी को यातना देकर मार डालने की ठान ली थी। इस बीच डेमियन और लड़कियों ने अपने हथियार वापस ले लिए और अन्य 2 पर कब्जा कर लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे उसकी लड़ाई में बाधा नहीं डाल सकें। डार्कलाइट रेवेन भी अत्यधिक गति का जानवर था और इसमें टेलीपोर्टेशन के समान क्षमता थी। यदि यह अपने तत्व को ठीक से सीखने में सक्षम होता तो संभवतः इसमें ज़ारा के शुरुआती वर्षों के समान शक्ति होती। दूसरी ओर स्वॉर्ड हॉक के पंख ब्लेड की तरह तेज होते थे, जिन्हें वह अपने लक्ष्य को भेदने के लिए प्रक्षेप्य के रूप में उपयोग करता था। डार्कलाइट रेवेन ने अपने दुश्मनों को परेशान करने और उनकी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए अपनी गति का उपयोग करते हुए सबसे आगे रहा। यह अजीब पैटर्न का उपयोग करके चला गया, जिससे इसे हिट करना लगभग असंभव हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि स्वॉर्ड हॉक अधिक आश्चर्यजनक था,
क्योंकि वह अपने पंखों को इतनी सटीकता से चलाने में सक्षम था कि वे कभी भी कौवे के रास्ते में बाधा नहीं डालते थे। डेमियन और लड़कियों ने अपनी युद्ध संरचना संभाली। डेमियन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फ्रेया और हेल का इस्तेमाल किया और रोज ने भी पीछे से उसकी मदद की। उनकी भूमिका कौवे के समान थी, लेकिन उनकी मारक क्षमता उससे कहीं अधिक थी। रुयु और एलेना आक्रमण के प्रभारी थे। प्रकाश की किरणें और काली बुरी ऊर्जा से युक्त हिमलंबों ने आकाश को विस्फोटों से भर दिया, जिससे जानवर जिस क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे वह सीमित हो गया। टकराना, 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 टकराना। अच्छा, इस क्षेत्र की यांत्रिकी इसे बहुत आसान बनाती है, डेमियन ने अपनी भूमिका पूरी करते हुए मन ही मन सोचा। सामने आकर न लड़ना अजीब लगता है, लेकिन इसका अपना आकर्षण है। वह क्षण की गर्मी में भूल गया था, लेकिन इस उपब्रह्मांड में एक जानवर जिस ऊंचाई पर उड़ सकता था उस पर बहुत सख्त प्रतिबंध थे। अब उनके पास काफी क्षैतिज जगह थी क्योंकि वे पहाड़ के इस हिस्से पर चढ़ गए थे, लेकिन वे डेमियन की सीमा से बाहर नहीं जा सके। उनका कवर फायर रुयु और एलेना के लिए बेहद मददगार था। वे मन को बर्बाद किए बिना यथासंभव दूरी तय करते हुए हवा में खड़े हो गए। यह शक्ति पर्याप्त नहीं है। मुझे यिन का लचीलापन खोजने की जरूरत है, रुयु ने मन ही मन सोचा। उसके हमले बहुत कठोर थे। बर्फ की प्रकृति किसी के लिए नहीं झुकती थी और मृत्यु अलंघनीय थी। मौजूदा स्थिति में बिजली उत्पादन उसकी मदद नहीं कर सका। उसने हार नहीं मानी, लेकिन उसने अपना ध्यान एक कारण से बांट दिया। वह अपनी क्षमता को उजागर करने जा रही थी। मुख्य समस्या यह थी कि जानवर उनसे अधिक शक्तिशाली थे। वे गोस्ट किंग के स्तर तक नहीं पहुंचे, लेकिन वे निश्चित रूप से तीसरी कक्षा की शुरुआत से आगे थे। इस समूह के सभी लोगों ने इस स्तर के लोगों को तब मारा था जब वे तीसरी श्रेणी के शिखर पर थे, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी में कभी भी उन्हें इतनी तेजी से मात देने की क्षमता नहीं थी। यह एक नई चुनौती थी, लेकिन अवांछित नहीं, क्योंकि कटे हुए विश्व में भी विकास संभव था। जब तक यह द्वितीय श्रेणी की सीमा के भीतर रहता है, कोई भी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सकता है। यह उस आकर्षण का हिस्सा था जिसने इतने सारे विशेषज्ञों को यहां आकर्षित किया। यह किसी की नींव को मजबूत करने, अपनी ताकत को सीमित करने और अपनी ताकत की बेहतर समझ हासिल करने का स्थान था। शायद यह एक लड़ाई थी, लेकिन समूह में किसी ने भी इसे जीवन के लिए खतरे के रूप में नहीं देखा। उनके लिए यह प्रशिक्षण का एक और अवसर था और उस पुरस्कार का एक अग्रदूत था जो उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। अध्याय 1095 स्वर्गारोहण समारोह 7। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 1095 स्वर्गारोहण समारोह 7। क्सिउ क्सिउ क्सिउ। गोलियां हवा में फैल गईं, जिससे भयंकर गति रेखाएं बन गईं जो अंतरिक्ष में खुद को उकेर गईं, जो पहले से ही अजीब तरह से झिलमिला रही थीं। एक डोमेन की निराकार दीवारें चल रही लड़ाई के आसपास कई किलोमीटर तक खुद को स्थापित करती हैं और पर्यावरण के साथ हस्तक्षेप करती हैं, इसे मालिक की पसंद से मेल खाने के लिए स्थानांतरित करती हैं। एक बार जब यह मजबूत हो गया तो हमले का एक नया रूप हवाई क्षेत्र पर हावी हो गया। नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य तलवारें चारों ओर घूम रही थीं, केवल तभी दिखाई दे रही थीं जब वे अपने सहयोगियों पर लक्षित उस तरानुकीले पंखों से टकराईं। लड़ाई जारी रहने के साथ डेमियन और रोज की नियंत्रण क्षमता तेजी से बढ़ी। डार्कलाइट रेवेन और स्वॉर्ड हॉक ने खुद को अपनी सामान्य रणनीति का उपयोग करने में असमर्थ पाया। उनका एकमात्र विकल्प सीधा मुकाबला था। रुयु और एलेना की अग्रिम पंक्ति की कार्रवाई भी कम अव्यवस्थित हो गई।
जानवरों के घिर जाने के बाद वे अलग हो गए और व्यक्तिगत रूप से उन पर ध्यान केंद्रित किया। रुयु ने तलवार हॉक ले ली, जबकि एलेना ने कौवे से लड़ाई की। उनके तत्व प्रत्येक जानवर की विशेषताओं के विरोध में थे, जिससे उनके लिए अकेले कार्य करना अधिक सुविधाजनक हो गया। रोज की तलवार के प्रेत ने बाज की मुख्य हमले की विधि को काट दिया और रुयु को पंखों की बमबारी से मुक्त कर दिया, जिससे उसे पक्षी के करीब जाने का मौका मिला और उसकी शक्ति ढीली हो गई। उसके हाथों में भाला गर्मी तलाशने वाली मिसाइल की तरह था। इस बात की परवाह किए बिना कि बाज कैसे भी चला, उसने उसका पीछा किया और उसके कमजोर बिंदुओं पर प्रहार करने के लिए असंभव हरकतों का इस्तेमाल किया। काव काव, बाज ने अपमानित होकर पुकारा। इसने कभी विश्वास नहीं किया कि एक छोटा सा प्राणी जो इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है, उसके पास इतनी शक्ति हो सकती है। रुयु ने अपने दुश्मन के कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसे पूरी तरह से सही बचाव प्रदान किया जा रहा था और वह पूरी तरह से आक्रामक थी। जब वह अपनी शक्ति के मूल को खोलने की कोशिश कर रही थी, तो उसके विचार अंदर की ओर निर्देशित थे। लचीलापन, लचीलापन। उसने अपने उस समय के बारे में सोचने की कोशिश की जब वह दोयम दर्जे की प्राणी थी। वह लचीलेपन से क्या जोड़ सकती है? वह इस अवधारणा को कैसे जमीन पर उतार सकती है ताकि वह इसे ठीक से समझ सके? जब वह कमजोर थी, रुयु अभी भी जू कबीले के नियंत्रण में थी। वह लगभग इसी समय तियान यांग के पास भाग गई, लेकिन उसके जीवन के उस हिस्से को परिभाषित करने वाली यादों में लचीलेपन की कोई भावना नहीं थी। उसके पिता बहुत कठोर थे और उसके भाई बहनों ने शायद ही उस पर कोई ध्यान दिया हो। जो कबीले के अधिकांश लोग वास्तव में उसके अस्तित्व से घृणा करते थे, जो कि पितृसत्ता द्वारा फैलाई गई अफवाहों का एक उत्पाद था। जो ये बाई का लक्ष्य रुयु की भावना को तोड़ना और उसे एक ऐसे उपकरण में बदलना था जिसे वह अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सके, और अब भी उसकी विकृत महत्वाकांक्षा उसे प्रभावित कर रही थी। यह संभावना थी कि यही कठोरता थी जिसके कारण जू कबीला कभी भी अपनी यिन समानता की सीमा से आगे नहीं बढ़ सका। टकराना, 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 टकराना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके भाले के हर झटके को अधिक से अधिक शक्ति का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि वह अवचेतन रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। वह मुश्किल से लड़ाई पर ध्यान दे रही थी, लेकिन वह अकेली नहीं लड़ रही थी। जब वह इस अवस्था में थी, तब भी उसकी विसंगतियों और खुलेपन को संरक्षित किया जा सकता था, और रोज के साथ उसके रिश्ते ने उसके विश्वास को सुनिश्चित किया। आखिरकार डेमियन के अलावा रोज ही उसकी सबसे करीबी व्यक्ति थी। अब भी उसे संदेह नहीं था कि महिला समझ गई थी कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उसने खुद को उसकी देखभाल में छोड़ दिया और लापरवाही से काम किया। हालांकि रुयु की लापरवाह की परिभाषा शायद थोड़ी अतिवादी थी। सहज रूप से लड़ते हुए भी उसके वर्षों के युद्ध अनुभव ने उसे एक मशीन बना दिया। उसकी हर हरकत सटीक और हत्या के इरादे से भरी हुई थी, और उसके भाले में मन का वजन इसका सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए डरावना था। स्वॉर्ड हॉक भारी चोटों से बचने का एकमात्र कारण यह था कि इसकी उड़ान क्षमता उसकी गतिशीलता से अधिक थी। यदि यह थोड़ा कम सतर्क होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं होता कि इसके शरीर में खूनी घाव हो जाता। रुयु का दिमाग बादलों में छिपा रहा, क्योंकि वह लचीलेपन की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक एकमात्र निर्णायक क्षण की तलाश कर रही थी। अतीत से लेकर वर्तमान तक वह स्वयं को इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हुए नहीं देख सकी। शायद यह उसकी परवरिश का नतीजा था, लेकिन रुयु व्यक्तित्व के मामले में अपने पिता की तरह ही कठोर थी। यदि वह एक खलनायक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अच्छा व्यक्ति होता, तो कोई यह भी कह सकता था कि वे एक जैसे थे।
उसने बाहरी दुनिया के प्रति भावनाएं नहीं दिखाईं, उसने खुद को गलती करने या उससे भटकने की इजाजत दिए बिना अपने रास्ते पर चलती रही, और वह समग्र रूप से एक उदासीन जीवन जीती थी। जब तक मैं उसके साथ नहीं हूं। उसके मन में एक ज्योति जगी। रुयु के मन में डेमियन के प्रति जो प्रेम था उसे कोई भी वास्तव में कम नहीं आंक सकता। उसके लिए वह अंधेरे में एक रोशनी थी। वह वही था जिसने उसे उसके कोकून से बाहर निकाला और उसे वह खूबसूरत दुनिया दिखाई जिसे वह मिस कर रही थी। एकमात्र समय जब वह अपने अनमय तरीकों से अलग होने में सक्षम थी, वह केवल उसके साथ समय था। वह उसका उत्तर था, लचीलेपन का सहारा जिसकी उसे तलाश थी। उस समय यदि उसकी उपस्थिति न होती तो क्या वह उस अनाम जंगल में इतना महत्वपूर्ण सबक सीख पाती? क्या वह हिडन कॉन्वेंशन से बच गई होती या 3000 बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश कर अपनी तरह विकसित होती? जवाब बिल्कुल नहीं था। यदि वह सेलेस्टियल स्टार पैलेस में कभी शामिल नहीं हुआ होता तो उसने तियान यांग के संरक्षण के बाहर की चीजों का अनुभव करने के लिए संप्रदाय को कभी नहीं छोड़ा होता। खुद पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय और खुद को केवल दूसरी कक्षा के दिनों की यादों तक सीमित न रखते हुए रुयु ने वह पाया जो वह तलाश रही थी। एक व्यक्ति जो स्वतंत्र और अनियंत्रित होने के लिए उत्सुक था, और एक व्यक्ति जो अपने मूल्यों में कठोर था फिर भी अपने दृष्टिकोण और कार्यों में लचीला था। डेमियन ने यिन के इस पहलू को काफी अच्छी तरह से प्रतिबिंबित किया। रुयु के भाले का रास्ता बदलने लगा। उसकी निपुणता ने उसे लचीलेपन की नकल करते हुए असंभव कोनों से कठिन और शक्तिशाली हमले करने की अनुमति दी, लेकिन दिन के अंत में उसे अपने शरीर की सीमाओं का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस नए तत्व के जुड़ने से इन आंदोलनों में बदलाव आया। उन्होंने अपनी कुछ शक्ति खो दी, लेकिन इसकी जगह बहते पानी की तरह प्रहारों ने ले ली, जिन्होंने एक बार भी अपनी लय नहीं तोड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वॉर्ड हॉक तुरंत असमंजस में पड़ गया। जैसे ही उसे रुयु के पैटर्न की समझ मिली, उसने खुद को उनसे पूरी तरह से मुक्त कर लिया। उसकी हरकतों से अब अराजकता का माहौल बन गया। कोई दृश्यमान लय नहीं थी, न ही वह बाज के शरीर के विशिष्ट बिंदुओं पर निशाना साध रही थी। बाहरी दृष्टिकोण से रुयु में सुधार होने के बजाय विकास हुआ था। हालांकि यह सच कैसे हो सकता है? उसके हमलों में कोई आदेश नहीं था। यह पूरी तरह गलत धारणा थी। उसके हमलों ने पूरी तरह से व्यवस्था के नियमों का पालन किया। उसके भाले की कभी न खत्म होने वाली लय बेतरतीब लग सकती थी, लेकिन उसके हर हिस्से में स्पष्ट इरादे थे। इस समय रुयु की आंखें बंद थीं। उसकी इंद्रियां प्रकृति से जुड़ी हुई महसूस हुईं, बाहरी दुनिया को बिना दृष्टि के भी पूरी तरह से समझने में सक्षम थीं। उसने एक अजीब पैटर्न में हवा में कदम रखा। उसके तलवों के नीचे छोटी छोटी लहरें फैल रही थीं, जैसे कि वह उथले पानी पर कदम रख रही हो। इस समय उसका भाला एक हथियार की तुलना में एक जीवित इकाई के अधिक करीब था। यह एक डरावना सांप था जिसके नुकीले दांत स्वॉर्ड हॉक के गले पर लक्षित थे। गुलाब की आंखें सिकुड़ गईं। अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और तलवार के भूतों की बारिश शुरू कर दी, जिसने स्वॉर्ड हॉक पर हमला कर दिया। उन्होंने बाज के पंखों के बीच छोटे छोटे अंतराल में खुद को घुसा लिया और उसकी क्षमता को स्थिर कर दिया। बांध। शेष तलवार के प्रेत एक मोटी स्वर्गीय श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ घूमते रहे, जिसने पक्षी के शरीर के चारों ओर लपेटने और कसने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, जब तक कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका। रुयु की आंखें खुल गईं। उसने अपने भाले को स्थिति में रखते हुए अपना शरीर नीचे कर लिया। जुड़वा नागों का नृत्य। उसका शरीर धुंधला हो गया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वह दो हिस्सों में बंट गई, एक सच्चा और एक प्रेत संस्करण।
और अजीब बात है कि उनकी चालें मेल नहीं खाती। उन्होंने जो दो भाले पकड़ रखे थे वे हवा में रहस्यमय पैटर्न में घूम रहे थे, एक दूसरे को पार कर रहे थे और ऊपर नीचे इस तरह से घूम रहे थे कि एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या उनके भाले जेली के बने थे। स्वॉर्ड हॉक की नजरों में रुयु का रूप पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी जगह जुर्वां ड्रैगन ने ले ली, जिनका रंग नीला था और वे सम्राटों की तरह रौबदार आभा बिखेर रहे थे। उन्होंने उस पर दोनों तरफ से हमला किया, जिससे भागने का कोई संभावित रास्ता नहीं बचा, भले ही वह प्रतिबंधित न हो, और वह आखिरी दृश्य था जो उसने देखा था। रुयु की दृष्टि चमक उठी और अगले ही पल वह इसके पीछे थी। खून हवा में फैल गया। स्वॉर्ड हॉक का सिर एक चाप में उड़कर नीचे जमीन पर गिरा। उस पल में अध्याय 1096 स्वर्गारोहण समारोह 8 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 1096 स्वर्गारोहण समारोह 8 बूम। एक विशाल शरीर जमीन से टकराया और स्वॉर्ड हॉक के सिर को टुकड़ों में कुचल दिया। हालांकि बाज की हड्डियां अपेक्षा से अधिक मोटी थीं। जिस डार्कलाइट रेवेन को उस पर फेंका गया था उसे लगा कि प्रभाव से उसकी पीठ की हड्डियां चटकने लगीं, जिससे वह दर्द से कराहने लगा। हालांकि एलेना इसे ठीक होने नहीं देने वाली थी। वह प्रकाश की एक किरण थी, न अधिक न कम। उसका शरीर परमाणु की तरह जमीन पर गिर गया। यग्द्रसिल की शाखा उसकी पकड़ में शक्तिशाली रूप से चमक रही थी। टकराना। उसने कौवे के पेट के खुले हिस्से में तलवार घोंप दी, जिससे उसका मन उसकी मांसपेशियों में घुस गया। उसने कूदने से पहले अपने हमले के प्रभाव को देखने का इंतजार नहीं किया। बूम बूम बूम। गोलियों की बारिश एलेना के अभी अभी बने घाव के इर्दगिर्द केंद्रित थी। अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ और फट गया। रेवेन की त्वचा में घाव हो गए और मौजूदा चोटें निकल गईं, जिससे घास वाले क्षेत्र में खून बिखर गया। डेमियन और एलेना दोनों जानलेवा हमला करने के उद्देश्य से दौड़े। उनकी लड़ाई रुयु और रोज के साथ चल रही थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से इसे मारने से बहुत दूर नहीं थे। सबसे पहले डार्कलाइट रेवेन के खिलाफ एलेना का मैच दूसरे पक्ष की तुलना में कहीं अधिक उसके पक्ष में था। प्रकाश और अंधकार बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी थे, और जबकि जानवर शुद्ध ताकत के मामले में अधिक मजबूत था, एलेना की रोशनी उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में 1000 गुना अधिक थी। फिर भी बाहरी दुनिया से होने का एक और फायदा सामने आया, और यह देखकर कि रुयु कैसे आगे बढ़ रहा है, डेमियन भी शांत नहीं बैठना चाहता था। सेवर्ड वर्ल्ड के कानूनों में उनके हस्तक्षेप ने उन्हें एक खामी या बल्कि इसके बचाव में एक झंझट को समझने की अनुमति दी जो उन्होंने उस क्षण में बनाई थी। शायद वह पावर कैप को मात नहीं दे सका, लेकिन वह निश्चित रूप से इस उद्घाटन का उपयोग खुद को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकता है। रुयु ने ही उसे यह विचार दिया था। वह अपनी वर्तमान क्षमताओं को बेहतर बनाने के बारे में इतना सोच रहा था कि वह अपनी नींव को मजबूत करने के मूल लक्ष्य के बारे में भूल गया। वेक्टर को ठीक से समझने का मतलब युद्ध में उसकी मारक क्षमता और लचीलेपन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना था। इसलिए उसने बिल्कुल वैसा ही किया। चूंकि एलेना अपने दम पर बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन करने में सक्षम थी, इसलिए वह युद्ध के दौरान अपना ध्यान बांट सकता था और प्रयोग कर सकता था। इस तरह उसे पता चला। वेक्टर एक अर्थ में सार्वभौमिक कानून के समान थे, क्योंकि वे बलों के बीच बातचीत का प्रतिनिधित्व करते थे। यदि सार्वभौमिक कानून इस अवधारणा का ईथर प्रतिनिधित्व था, तो वेक्टर भौतिक थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सार्वभौमिक कानून को इतनी तीव्रता से समझ रहा था कि उसे जो कुछ भी सीखा था उसे बनाए रखने के अधिकार के लिए उसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार यह संबंध बनाने के बाद डेमियन त्वरित प्रगति करने में सक्षम था।
मुख्य समस्या बलों को परिभाषित करने की थी। गुरुत्वाकर्षण, वजन, दिशा, गति, त्वरण और कई अन्य बलों में अपने स्वयं के वेक्टर शामिल थे। वास्तव में भौतिक उपस्थिति वाली कोई भी चीज जो चलती थी उसमें वेक्टर होते थे जो प्रत्येक गति को परिभाषित करते थे। जब कोई अवधारणा इतनी विशाल थी तो उसे ठीक से व्यक्त करने के तरीके ढूंढना कठिन था। यह एक ऐसा मुद्दा था जिससे डेमियन शुरू से ही जूझ रहा था। चाहे वह अंतरिक्ष, समय, सार्वभौमिक कानून या यहाँ तक कि शून्य हो, वे सभी ऐसी अवधारणाएं थीं जिनमें इतनी अस्पष्टता और विशालता थी। लेकिन किसी तरह वह उन पर पकड़ बनाने में कामयाब हो गया, है ना? डेमियन ने जो कुछ वह जानता था उससे शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने गति, दिशा और वजन पर ध्यान केंद्रित किया और उनमें हेरफेर करने की अपनी क्षमता को चरम पर लाने का प्रयास किया। बेशक वह एक भी लड़ाई में ऐसा नहीं कर सका, लेकिन कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि उसकी प्रगति आश्चर्यजनक थी। उसने अपनी शक्ति से डार्कलाइट रेवेन को पीड़ा दी। जब उसने एलेना से बचने के लिए सीमा से बाहर जाने या किसी प्रकार की चालबाजी करने की कोशिश की तो उसका वजन बढ़ गया और उसके चारों ओर की हवा जम गई, जिससे उसका हिलना मुश्किल हो गया। उसका मन भी धीरे धीरे चल रहा था। यह पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी कोई भी सुविधा उस तरह से काम नहीं कर रही थी जैसी उन्हें करनी चाहिए थी। इस बीच एलेना को रुयु की तरह ही पूर्ण समर्थन मिला। उसकी गति और त्वरण को सीमा तक धकेल दिया गया, जिससे वह प्रकाश का सच्चा अवतार बन गई। उसके हमले अधिक शक्तिशाली हो गए, उसका मन सहज हो गया और यहाँ तक कि उसका सिर भी हल्का महसूस हुआ और जानकारी को तेजी से संसाधित करने में सक्षम हो गया। अंतिम प्रभाव संभवतः दूसरों के संयोजन के कारण होने वाला प्लेसिबो था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि एलेना के पास लड़ने की क्षमता थी जो तीसरी श्रेणी की सीमा में प्रवेश कर सकती थी और दुश्मन को उसकी बराबरी करने के लिए नीचे लाया गया था। रुयु और रोज के विपरीत उनकी लड़ाई कहीं अधिक सुव्यवस्थित थी, लेकिन यह कम भव्य नहीं थी। डार्कलाइट रेवेन के पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं था। जब तक डेमियन की गोलियों की बारिश खत्म हुई, एलेना और डेमियन पहले से ही इसके किनारे थे। उन्होंने अपनी तलवारें एक साथ मारीं और उनकी तलवार की रोशनी एक दूसरे से जुड़ गई और उन्होंने कौवे के शरीर को फाड़ दिया। एकमात्र लड़ाई जो चल रही थी वह थी टकराना। एक क्षतविक्षत शव जमीन पर गिर गया, जो टकराते ही मांस के टुकड़ों के पैनकेक पर बिखर गया। ज़ारा शान से उसके बगल में उतरी, लेकिन उसके मुंह और पंजों पर लगे खून से उसकी शक्ल कुछ और ही दिख रही थी। जब उसने मोटे पक्षी की लाश को देखा तो वह मुस्कुराई। जैसा कि उसने शुरू से कहा, इसकी कभी संभावना नहीं थी। शैडो मैना द्वारा इसे क्षतविक्षत होते देखना, क्योंकि उसने इसे मानसिक रूप से पीड़ा दी थी, ज़ारा ने इसका अधिकतम आनंद उठाया था, अन्यथा वह बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती। आखिरी बार ऐसा करने से उसके गौरव को थोड़ी ठेस पहुंची। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मजेदार लड़ाई है, डेमियन ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। रुयु ने आगे कहा, यह संभवतः अब तक का सबसे मनोरंजक कार्यक्रम था जिसे हमने अनुभव किया है। एलेना बोली, सचमुच? चढ़ाई मेरे लिए सबसे मजेदार हिस्सा थी। उसका ऐसा मतलब नहीं था। वह जिस शब्द की तलाश कर रही थी वह फायदेमंद था, रोज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। रुयु ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। वास्तव में उन्हें बहुत सारी खतरनाक और रोमांचक मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस स्थान पर आने के बाद से वे कभी भी इतने कम प्रयास के साथ इतना कुछ हासिल नहीं कर पाए। या शायद यह कम प्रयास जैसा लगता है क्योंकि हमने सुधार किया है। आजकल सुधार इतना अस्पष्ट था कि डेमियन बढ़ने की भावना भूल गया जब वह अभी भी कमजोर था।
इस स्तर पर हर छोटा कदम एक बड़ी छलांग जैसा महसूस होता था। 9 क्रांतियों में हर छोटा कदम वास्तव में एक बड़ी छलांग थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुश्किल से अपने पैर हिला रहा हो। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो आशीर्वाद तीर्थ की ओर चलें। डेमियन और लड़कियों ने सिया की ओर देखा, जिसने भौहें चढ़ाकर उनकी ओर देखा। क्या क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता है कि वह कहाँ है? मैं पहले कभी यहां नहीं आया था। उसकी प्रतिक्रिया काफी फीकी थी, और जो कोई भी सुन रहा था उसकी ओर से घूरकर देखा गया। डेमियन ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया, जबकि एलेना ने अपनी आंखें घुमाईं और अपना हाथ बाहर निकाला। बाहर आओ, इसला। उसकी छाती पर प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और एक इकाई वास्तविक विमान में कूद गई। वह था एक बिल्ली। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक बिल्ली है? उसने टेलीपोर्ट किया और इसला को अपनी बाहों में झपट्टा मार लिया, इससे पहले कि उसे पता चलता कि क्या हो रहा है। वह पूरे समय मुस्कुराती रही। एलेना व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराई। आप उसे बाद में सहला सकते हैं। इसला में खजाना ढूंढने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए मैं उसे बाहर ले आया। ओह! डेमियन ने अनिच्छा से बिल्ली को नीचे रख दिया और पीछे हट गया। बिल्लियों के प्रति उनका प्रेम कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन अभी उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था। ऐसा नहीं है कि बिल्लियों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी है, लेकिन हाँ, जो भी हो। डेमियन ने अपना सिर हिलाया और अपना दुख दूर किया। आशीर्वाद तीर्थ के लिए। अध्याय 1097 आशीर्वाद तीर्थ 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसा कि एलेना ने दावा किया था, इसला की क्षमता अलौकिक थी। जैसे ही उसे कोई कार्य दिया गया, उसने हवा को कुछ बार सूंघा और समूह को आराम करने का समय दिए बिना वातावरण में तेजी से भागते हुए निकल पड़ी। यही वह समय था जब डेमियन और लड़कियों के पास अपने आसपास के दृश्यों को देखने का भी समय था। बाहर से अपनी ढलान के विपरीत उड़ते हुए स्काईरेंड पर्वत का ऊपरी हिस्सा इसके आकार के अलावा नीचे के हिस्से से बहुत अलग नहीं दिखता था। यह एक चट्टानी सतह थी जिसमें कोई जीवन नहीं था, और कोई भी सवाल कर सकता था कि जब वे इस पर चढ़े तो वे उन दुश्मनों को क्यों नहीं देख सके जिनकी उन्हें उम्मीद थी। हालांकि यह इतनी सरल सतह नहीं थी। चट्टान के भीतर हरे भरे मैदान छिपे थे, एक उभरता हुआ परिदृश्य जो हरे भरे और जीवंत वनस्पतियों के साथ साथ जानवरों के अपने पारिस्थितिकी तंत्र से भरा हुआ था। जानवर जानवर नहीं। प्रथम काल कोठरी में गिरने के बाद पहली बार डेमियन ने ऐसे नियमित जानवर देखे जो मन से प्रभावित नहीं थे। हिरण, खरगोश, बकरी, छोटे पक्षी और कई अन्य हानिरहित जीव इन मैदानों में बस गए, जिससे इन छिपे हुए स्थानों में शांति और सच्ची प्रकृति की भावना पैदा हुई। लेकिन साथ ही उनका अस्तित्व एक विचित्रता थी। आखिरकार प्रत्येक जीवित प्राणी किसी न किसी तरह से मन से प्रभावित होगा। इसके प्रभाव के कारण मनुष्यों की भी आयु 150 वर्ष से अधिक थी। अपरिवर्तित जानवरों को देखना असंभव नहीं था, लेकिन यह लगभग उतना ही दुर्लभ था। खैर, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही डेमियन और लड़कियों ने इसला का अनुसरण किया, उनका स्वागत बादलों में दूसरी दुनिया की तरह किया गया। वे पहाड़ियों को पार करते हुए और घाटियों से होते हुए शांतिपूर्ण मैदानों और यहाँ तक कि तेज नदियों की यात्रा करते हुए आशीर्वाद तीर्थ तक पहुँचे। लगभग 1 घंटे बाद इसला अंततः रुक गया। उसकी नाक हवा में चली गई, उसका अगला पंजा जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। सूंघना, सूंघना। उसकी आंखें खुल गईं, रत्नों की तरह चमकने लगीं। मियाओ! वह उत्साह से चिल्लाई, आगे बढ़ी और हवा में उछल पड़ी।
इसलाह एलेना घबराहट में चिल्लाई। आखिरकार बिल्ली चट्टान से कूद गई। वह और बाकी लोग चट्टान की ओर भागे और उसके किनारे की ओर देखा, लेकिन उन्हें केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है कि हम फिर से कूद रहे हैं, रुयु ने आह भरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक हम कूद रहे हैं। डेमियन ने अपना पैर जमीन से उठाया और शांति से चट्टान से गिर गया। मैं तुम्हें सबसे नीचे देखूंगा। बिल्ली अभी खाई में गिर गई। बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। रुयु ने फिर से आह भरी, हमेशा भूमिगत में रहने के अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए एलेना और रोज के साथ ऐसा ही किया। सिया ने भौहें चढ़ाकर किनारे की ओर देखा, समूह को गिरते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। उनकी हड्डियों में खतरे का कोई डर नहीं है। खुद को उचकाते हुए वह अपने पतन को धीमा करने और इस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए मन का उपयोग करते हुए खूबसूरती से किनारे से चली गई। अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए डेमियन एक लंबी गिरावट और एक अंधेरी गुफा की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से गलत था। पतझड़ में बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर उनके चारों ओर हवाएं चलने लगीं। अंतरिक्ष के मन से भरी हवाएं। आहा, तो यही हुआ, डेमियन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। यह कोई खाई नहीं, बल्कि एक प्रवेश द्वार था। घूमती हुई हवाएं हवा में बहती चांदी की नदियों की तरह थीं। वे समूह के चारों ओर लिपट गए और अगले ही पल गायब हो गए। चमकती धूप ने उन्हें अपनी नजरें दूसरी ओर मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें दृश्यों में बदलाव का एहसास हुआ। यह स्थान बाहर की दुनिया की तरह ही समृद्ध था, फूलों, घासों और असंख्य हानिरहित जीवों से भरा एक छोटा और वर्णनातीत मैदान। क्षेत्र में कुछ मसाला जोड़ने वाली एकमात्र चीज उनका लक्ष्य आशीर्वाद तीर्थ था। यह लगभग 30 मीटर लंबा एक चौकोर मंच था जो क्रीमसफेद संगमरमर की सामग्री से बना था, जो जमीन से 1 मीटर ऊपर उठा हुआ था और इसके किनारों पर सीढ़ियां बनी हुई थीं जो इसकी सतह तक जाती थीं। प्रत्येक कोने को उसी सामग्री से बनी एक मूर्ति से सजाया गया था, जो प्राचीन काल के योद्धा जैसे प्राणियों की आकृतियों का प्रतिनिधित्व करती थी। और निस्संदेह मुख्य मंदिर मंच के केंद्र की शोभा बढ़ाता है। चमकदार लकड़ी से बनी एक छोटी सी संरचना, यह जितनी सादा थी, इसके चारों ओर बने वातावरण के लिए लगभग अयोग्य थी। लेकिन यही इसका आकर्षण था। किसी कारण से इसकी सूक्ष्मता ने इसे और अधिक पवित्र बना दिया, जैसे कि इसे अपना मूल्य बताने के लिए किसी भव्य स्वरूप की आवश्यकता नहीं है। आधार मनुष्य द्वारा बनाया गया था, जबकि मंदिर का अस्तित्व अज्ञात है। द्वंद्व का अर्थ मनुष्य की धारणा के विरुद्ध मंदिर के बारे में मानवता की धारणा का प्रतिनिधित्व करना है। सिया धीरे धीरे संरचना की ओर बढ़ती हुई बोली। इसकी स्वर्गीय क्षमता के कारण इसे आशीर्वाद तीर्थ कहा जाता है, किसी को वह आशीर्वाद देना जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। कहा जाता है कि यह बहुत पहले अस्तित्व से गायब हो गया था, लेकिन वास्तव में यह इस कटे हुए विश्व में स्थानांतरित हो गया। जैसे जैसे उसका स्पष्टीकरण जारी रहा, मंदिर से अधिक उसके आसपास के रहस्य बढ़ते गए। लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे साझा करने की कोई इच्छा नहीं थी। आखिरकार उन्होंने जो संबंध स्थापित किया था वह व्यवसाय का ही रहा, कभी भी उस सीमा को पार नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आशीर्वाद प्राप्त करने की कोई विशिष्ट विधि नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि किसी को आशीर्वाद तभी मिलेगा जब मंदिर उन्हें तैयार समझेगा। वह घुटनों के बल बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना की मुद्रा अपना ली। तब जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम क्या करें? डेमियन ने पूछा। सिया ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर उदासीनता से देखा। प्रार्थना करना।
उसके बाद वह अपनी गतिविधियों में वापस चली गई और समूह को बाकी काम स्वयं करने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, मुझे लगता है यह इतना आसान है, डेमियन बुदबुदाया। ऐसा लगता है, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते, रूयू ने उत्तर दिया। सच है, लेकिन अभी हमारे पास समय है। क्या हमें मौका नहीं लेना चाहिए? क्या हमारे पास समय है? मैंने सोचा कि आप, रोज ने कहा, उसकी आवाज धीमी हो रही थी। लेकिन डेमियन ने अपना सिर हिला दिया। मेरी व्यक्तिगत भावनाओं के बावजूद हमारा विकास पहले आता है। भले ही मैं अपने मन में सवालों का जवाब दे दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि हम आने वाले युद्ध से बच न सकें, ठीक है? डेमियन ह्यूमन डोमेन में लौटना चाहता था क्योंकि उसके पास अपनी मां से पूछने के लिए कई प्रश्न थे, लेकिन उसके अस्तित्व का प्रश्न कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह अनुमान लगा सकता था। वह जो चाहता था वह पुष्टि थी। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, अगर इस युद्ध में मरकर उन्होंने स्वर्गलोक में जाने का मौका खो दिया तो पुष्टि का कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर और बाहर दोनों जगह उसके शत्रु थे, जिनमें से बड़ी संख्या में देवता थे। सेंट किंग के साथ उसकी लड़ाई से पहले यह संभव नहीं होगा, लेकिन डेमियन का वर्तमान लक्ष्य सरल था। उन लोगों से मेल खाने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त योग्यताओं के साथ जितनी जल्दी संभव हो देवत्व की ओर चढ़ना, जो कि डेका मिलेनियम के दायरे में थे। और स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे अकेले करने से इनकार कर दिया। जब वह लड़कियों को सीढ़ियों से ऊपर ले गया तो वह मुस्कुराया और उनके साथ मंदिर में अपनी जगह ले ली। ज़ारा और इस्ला ने भी ऐसा ही किया, समूह के पीछे लेट गईं। आशीर्वाद तीर्थ आपको वह आशीर्वाद देगा जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। सिया ने यही कहा, लेकिन डेमियन को आश्चर्यचकित होना पड़ा। क्या यह सचमुच उसे वह दे सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे इतने लंबे समय तक आत्मनिरीक्षण करने और खुद की समझ हासिल करने के लिए मजबूर किया गया था, डेमियन को लंबे समय से पता था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। लेकिन उस कमजोरी को दूर करने का समय के अलावा उन्हें कोई रास्ता नहीं पता था। डेमियन उत्सुक था कि क्या आशीर्वाद तीर्थ वास्तव में एक स्वर्गीय अवतरित इकाई थी जो शून्य के पर्दे के माध्यम से पढ़ सकती थी और उसे समझ सकती थी। तुम्हें बस प्रार्थना करनी है, हो। यह सरल लग रहा था, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? अध्याय 1098 आशीर्वाद तीर्थ 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन आस्था से प्रेरित व्यक्ति नहीं था। इसकी शुरुआत दुनिया के प्रति कुछ हद तक बचकानी नफरत के रूप में हुई, जहां उन्होंने जिस स्थिति में थे उसके कारण एक उच्च शक्ति के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बाद में इसमें बदलाव आया। जिस चीज से आगे निकलना उसका लक्ष्य था उसकी पूजा क्यों करें? जब उच्च शक्तियां मूर्त हो गईं और डेमियन को एहसास हुआ कि उनके लिए उनके रैंक में शामिल होना संभव है, तो यही उसका लक्ष्य बन गया। और अपने चारों ओर शून्य और सार्वभौमिक कानून के साथ वह किसी भी अन्य चीज से अधिक प्राकृतिक कानून में विश्वास करते थे। डेमियन आस्था को समझता था और यहाँ तक कि उसके मन में इसके प्रति सम्मान भी था। ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानता था कि प्रार्थना कैसे करनी है। वह नहीं जानता था कि कैसे करना है, वह थी इरादे से प्रार्थना करना। उसे किससे प्रार्थना करनी चाहिए थी? आशीर्वाद तीर्थ के लिए, मेघ सम्राट को, या शायद इससे भी बड़ा कुछ? इतने स्वतंत्र दिमाग के साथ समस्या यह थी कि उसमें अपने मूल्यों पर गहरा गर्व होता था। डेमियन हमेशा अपनी मां के अलावा किसी के सामने सिर झुकाने से इनकार करता था। उसका एक धनुष संसार से भी अधिक मूल्यवान था। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए इस तरह का अनुष्ठान कम से कम कहने के लिए असुविधाजनक था।
फिर भी उसने हरकतें की और इन बेकार विचारों का मनोरंजन करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने इस तरह की बातों पर विचार करने के लिए कभी समय नहीं निकाला। आखिरकार आस्था का मतलब हर किसी के लिए कुछ अलग होता है। हो सकता है कि यह उसके लिए निराशाजनक बात रही हो, लेकिन यह वह आशा रही होगी जिसने किसी और को जीवित रहने की अनुमति दी होगी। इसलिए उन्होंने सम्मान प्रदान करने वालों को सम्मान प्रदान करने की अपनी ही विचारधारा का पालन करते हुए इस अवधारणा की कभी निंदा नहीं की और न ही इसका समर्थन किया। अब उन्होंने जो सवाल उठाया वह इसके प्रति उनकी नापसंदगी थी। क्या यह सिर्फ घमंड था या यह कुछ बड़ा था? सामान्य मामलों में इस तरह के विषय को उनके विचार प्रकट होने से पहले ही नजरअंदाज कर दिया जाता था, तो अभी इस पर इतने विस्तार से क्यों सोचा जा रहा था? कोई तो कारण होगा, और वह कारण संभवतः आशीर्वाद तीर्थस्थान था। यह मुझसे क्या करवाना चाहता है? उसने प्रार्थना क्यों नहीं की? भले ही वह किसी विशेष चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था या नहीं, उसने इसे समझकर इनाम की खातिर प्रार्थना क्यों नहीं की? उत्तर उसकी अपेक्षा से अधिक सरल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं स्वार्थी हूं। जो चीजें वह हासिल करना चाहता था, जो भविष्य वह देखना चाहता था, वह उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहता था। वह बिना विश्वास वाला व्यक्ति नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका विश्वास केवल स्वयं पर था। इसलिए प्रार्थना करने का क्या मतलब था? या यूं कहें कि शायद उनके स्वभाव के इस पक्ष को समझना और भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करना ही उनकी प्रार्थना का रूप था। डेमियन को लगा कि उसका दिमाग धुंधला हो रहा है। पूजा केवल अपने से ऊंचे लोगों के लिए ही योग्य थी, चाहे वह आस्था के अर्थ में हो या वफादारी के अर्थ में। पूर्ण होने का लक्ष्य रखने वाले किसी व्यक्ति के रूप में डेमियन के दिमाग में ऐसी कोई इकाई नहीं होनी चाहिए। चाहे वह सार्वभौमिक कानून हो, स्वर्गीय दुनिया में देवता, या यहाँ तक कि शून्य भी, वे उसे पार करने के लिए केवल सीढ़ियां बन सकते थे। यह उसका एहसास था। और यही वह क्षण था जब उसके मन ने उसके शरीर को छोड़ दिया। वह एक सादे सफेद स्थान पर पहुंचे जो अंतहीन रूप से विस्तारित था। यहाँ उसके करने के लिए कुछ भी नहीं था, न ही किसी प्रकार की कोई आत्मा या प्राणी था जो उससे बात करने के लिए आया था। वह बिना किसी दिशा या विचार के केवल इस अनंतता में तैरता रहा। शायद उसे इस समय का उपयोग अन्य चीजों के बारे में सोचने, अपने अस्तित्व पर विचार करने या शायद कुछ समझने के लिए भी करना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से डेमियन को इसमें से कुछ भी करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने अपने मन को इस अलौकिक मौन में विश्राम करने दिया। अतीत में यह उसके लिए एक चुनौती रही होगी। हो सकता है कि वह अपने विचारों के अलावा इस अकेले स्थान में बहुत लंबा समय बिताने के कारण ढह गया हो। लेकिन वर्तमान वह स्वर्गीय पत्थर की तरह ठोस था। आशीर्वाद तीर्थ के लिए धन्यवाद। वह अपने आप में एक पूर्ण विश्वास स्थापित करने में सक्षम था जिसे उसने पहले कभी व्यक्त नहीं किया था। विचार करने को बचा ही क्या था? डेमियन को पता ही नहीं चला, समय बीत गया। रूयू और एलेना को उसी दिन आशीर्वाद दिया गया जिस दिन वे मंदिर में पहुंचे थे। क्रमशः उन्हें यिन का आशीर्वाद और जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वे सामान्य लग रहे थे और केवल दो महिलाओं की समानता पर आधारित थे, लेकिन वे उससे कहीं अधिक महान थे। ब्रह्मांड के शिखर तक पहुंचने के लिए उन्होंने यही रास्ते चुने। उनसे संबंधित एक साधारण आशीर्वाद पहले से ही एक महान वरदान था, लेकिन ये आशीर्वाद बिल्कुल भी सरल नहीं थे। वे महसूस कर सकते थे कि उनकी व्यापक क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, और उन्हें अपने कानूनों के साथ एक अंतर्निहित निकटता महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह अवतार के समान स्थिति थी, फिर भी उस स्तर पर नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
ज़ारा और इस्ला उनके कुछ देर बाद जागे। उनमें से प्रत्येक को उनसे संबंधित आशीर्वाद प्राप्त हुआ, भले ही वे बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल मंदिर के आधार पर सो रहे थे। 2 दिन बाद गुलाब अधिक मायावी इनाम के साथ मंदिर से बाहर आया। उन्हें सत्य का आशीर्वाद दिया गया। उसकी भाग्य की आंखों की शक्ति कई गुना बढ़ गई, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी त्वचा पर वास्तविकता के ताने बाने को लगभग महसूस कर सकती थी। रूयू और एलेना के विपरीत, उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिसने उसे बढ़ावा दिया, बल्कि कुछ ऐसा मिला जिसने उसे परिभाषित किया। जिस रास्ते पर उसे आधा अधूरा यकीन था कि उस पर चलना संभव था, वह रास्ता अचानक उसके लिए खुल गया, और उसके दिल में संदेह दूर हो गया। उसने यह भी महसूस किया कि इस एहसास से उसकी ताकत में सूक्ष्म वृद्धि हुई है। सिया अगली थी, उनके आने के 1 सप्ताह बाद जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरी झुंझलाहट और आंखों में एक जटिल भाव था। उसने अपने आशीर्वाद की प्रकृति को साझा करने से इनकार कर दिया और लड़कियों से ज्यादा बात नहीं की, बजाय इसके कि वह अकेले आराम करने और जो कुछ हुआ था उस पर विचार करने के लिए एक कोना ढूंढे। केवल डेमियन ही बचा था। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी, उसके 1 दिन बाद भी, वह स्थिर रहा, धर्मस्थल के मंच पर पालथी मारकर बैठा रहा। उनकी शांत अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न ही प्रार्थना करते रहने पर कोई भव्य अभिव्यक्तियां प्रकट हुई, बल्कि उसकी आभा तब तक कमजोर होती गई जब तक कि वह लगभग गायब होने की कगार पर नहीं पहुंच गई। यदि एलेना के पास जीवन के प्रति मजबूत धारणा नहीं होती जो उसे उसकी शक्तिशाली जीवन शक्ति को महसूस करने की अनुमति देती, तो लड़कियों को लगता कि वह मर रहा है। लेकिन वह जीवित था, वास्तव में पहले से कहीं अधिक जीवंत। उनका आशीर्वाद इस समय लागू हो रहा था, और उनका मन अनंत में फंसा हुआ था। 9वें दिन आखिरकार उन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई। उसकी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। यदि कोई अपनी धारणा से मंदिर के चबूतरे की जांच करे तो उसे वह खाली मिलेगा। उनकी भौतिक उपस्थिति ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो देखने वाली आंखों से छिपी रही। उसका मन, जो अपने पीछे हटने पर आंतरिक शांति की स्थिति में पहुंच गया था, वापस उसके शरीर में खींच लिया गया। उसकी आंखें खुल गईं। उसने बार बार अपनी मुट्ठियां भींचते और साफ करते हुए अपने हाथों की ओर देखा। मैं समझता हूं, तो ये मेरा आशीर्वाद है। वे मुस्करा उठे। ब्लेसिंग श्राइन ने वास्तव में निराश नहीं किया। उनके आशीर्वाद से उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला, न ही उनके लिए नए रास्ते खुले। नहीं, इसने केवल उसे वही उपलब्ध कराया जो उसके पास पहले से था। यह आशीर्वाद डेमियन का आशीर्वाद था, नींद का आशीर्वाद। अध्याय 1099 चंद्र नदी 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केवल एक चीज थी जिस पर डेमियन प्रशिक्षण शुरू करने के बाद से 1.5 दशक में कभी भी काबू नहीं पा सका था। यह उनकी नींद थी। काल कोठरी में संघर्ष करने के दिनों से लेकर जब तक वह हिडन डेथ वैली में शीर्ष शक्ति का केंद्र था, समस्या ने उसका पीछा किया। डेमियन बहुत तेजी से बढ़ा। उसने अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त की और अपनी प्रगति के साथ एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो किसी ने कभी हासिल नहीं की थी। हालांकि उनके विकास ने किसी भी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं की, जिसमें वह स्वयं भी शामिल थे। वेक्टर नियंत्रण एक बेहतरीन उदाहरण था। जब डेमियन दूसरी कक्षा में पहुंचा, तो उसका ध्यान कर्ट गैलोवे द्वारा फर्स्ट डंग में छोड़े गए रास्ते से भागने पर था। बाद में एपिरॉन पर, जबकि उन्होंने वेक्टर कंट्रोल का उपयोग किया, उन्होंने कभी भी इसकी मुख्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, मुख्य रूप से इसका उपयोग प्लाज्मा बनाने और अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया। जब तक वह तीसरी कक्षा में पहुंचा, तब तक वह वेक्टर नियंत्रण प्रतिभा की सतह को मुश्किल से ही उजागर कर पाया था।
दिव्य बनने पर उनका सारा ध्यान केंद्रित हो गया और परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी पिछली प्रतिभा की उपेक्षा कर दी। अगली बार जब उन्होंने वेक्टर नियंत्रण का उपयोग किया तब तियान यांग ने उन्हें सिखाया कि टेलीपोर्टिंग के दौरान अपने निशान कैसे छुपाएं। बाद में कुछ मामले सामने आए, लेकिन वेक्टर कंट्रोल के साथ उनकी यात्रा का यही विस्तार था। फिर भी यह उसकी ताकत का एक हिस्सा था जो कई स्थितियों में उसकी मदद कर सकता था। यदि वह अपने विरोधियों को मामूली अंतर से भी धीमा करने में सक्षम था, तो क्या वह ड्रॉ पर समाप्त होने वाली कई करीबी लड़ाइयों में जीत हासिल करने में सक्षम नहीं होता? उपलब्ध कराए जा सकने वाले उदाहरणों में से वेक्टर नियंत्रण सबसे छोटे में से एक था। डेमियन के शरीर में इतनी ताकत थी कि वह अपने प्रशिक्षण में भागदौड़ के कारण उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। नरक, यहाँ तक कि कुछ योग्यताएं जिन पर उसने अतीत में काम किया था, उन्हीं कारणों से अप्रासंगिक हो गईं। वह सभी विद्याओं में निपुण था, फिर भी किसी में निपुण नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा राज्य किसी को मालिक से बेहतर बना देगा, और डेमियन ने इसके प्रभावों को अनगिनत बार देखा था। लेकिन यह तभी लागू होता है जब किसी का स्वामी समान स्तर पर हो। डेमियन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके दुश्मन उसे एक ही थप्पड़ से मारने में सक्षम थे, अति अच्छी बात नहीं थी। काश वह सभी व्यवसायों का मास्टर बन पाता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना किसी भी तरह से मास्टर या जैक से नहीं की जा सकती। यही हमेशा उनका लक्ष्य था। जब वह बड़ा हो गया तो उसने उन क्षमताओं को कम करने की कोशिश की जिन पर उसने ध्यान केंद्रित किया था, ताकि वह ऐसी स्थिति में न पहुंचे जहां उसे फिर से वंचित होना पड़े। समस्या ऐसी नहीं थी जिसे इतनी आसानी से हल किया जा सके। वह जितना आगे बढ़ता गया उतना ही अधिक वह फेंकता गया। इस बिंदु पर उनके शस्त्रागार में केवल स्पेसटाइम, संसार और शून्य शामिल थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि अतीत में की गई गलतियों के कारण इनका भी अपनी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया जा सका। नींद का आशीर्वाद। इससे न तो उसे बढ़ावा मिला और न ही नए रास्ते खुले, बल्कि इसने उसे सब कुछ दे दिया। इसने उसे उस ताकत तक पहुंच प्रदान की जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था। फिलहाल वह दूसरी कक्षा तक ही सीमित था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। उसे अपने शरीर में पूर्णता महसूस हुई। यह खूबसूरत था। इसे समझाने का कोई और तरीका नहीं था। शायद अस्तित्व में कोई और नहीं जानता था कि यह पूर्ण होना कैसा लगता है। डेमियन धर्मस्थल के मंच से उठ खड़ा हुआ। उसका रूप नहीं बदला था, लेकिन किसी कारण से वह सामान्य से अधिक सुंदर लग रहा था। क्या यहाँ कुछ और करने को है? उसने सिया की ओर मुड़ते हुए पूछा, जो अभी भी कोने में बैठी थी। कुछ नहीं, सिया ने जवाब दिया। तो फिर चलो लूनर नदी की ओर चलें। डेमियन अभी ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वह बाहर जाकर लड़ने, अपने आशीर्वाद के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लड़कियां बिना कुछ कहे मुस्कुरा दीं, जिससे उसे अपने पल का आनंद लेने का मौका मिला। ज़ारा और इसला खड़े हो गए और अपने शरीर फैलाए, और ताज़ा दिमाग और शांत शरीर के साथ वे पहाड़ पर चढ़ गए। बूम बूम बूम। भयंकर युद्ध जारी रहने के कारण विस्फोटों से वातावरण में धूल के बादल छा गए। समूह ने पिछले 2 दिनों में पहाड़ से 100 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई की। लूनर नदी पहाड़ से 1200 किलोमीटर ऊपर थी, जिसका मतलब था कि वे अपने लक्ष्य के आधे रास्ते पर थे। बादल की परत के ऊपर पहाड़ पर चढ़ना एक समारोह की तुलना में चुनौती के मार्ग की तरह था। हर कुछ 10 किलोमीटर पर एक नया शक्तिशाली जानवर निवास करता था, जो उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों की प्रतीक्षा कर रहा था। इसका कोई वास्तविक क्रम नहीं था, लेकिन जितना आगे वे गए, क्षेत्रों के बीच उतनी ही अधिक जगह थी। चुनौती के नियम सरल थे।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि चुनौती देने वाले जीत गए तो उनके पास दो विकल्प थे। वे क्षेत्र के स्वामी को छोड़ सकते थे और आगे बढ़ सकते थे, या वे क्षेत्र के स्वामी को मार सकते थे और अपनी चुनौती की समाप्ति की घोषणा कर सकते थे। और यदि चुनौती देने वाला जानवर जीत गया तो चुनौती देने वालों के लिए मौत के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से इन जानवरों की ताकत बहुत अधिक भयानक नहीं थी। डेमियन के समूह ने पहले जिन 3 जानवरों को हराया था उनमें बादल की परत के ऊपर रैंक में शामिल होने की ताकत थी। ब्लेसिंग श्राइन के क्षेत्र के ठीक बाहर वाले लोग उन तीनों से भी कमजोर थे, जबकि समूह को वर्तमान में जिन जानवरों का सामना करना पड़ा वे लगभग उसी स्तर के थे। हालांकि यह प्रगति उच्च ऊंचाई पर बेहद मजबूत जानवरों की ओर इशारा करती है। एक तथ्य यह है कि समूह को सावधान रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी उन्हें लूनर नदी तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। डेमियन वास्तव में इस समय बहुत आनंद ले रहा था। उसका शरीर पानी में मछली की तरह हवा में तैर रहा था। वह आगे पीछे ऐसे चमकता था जैसे उसके शरीर का कोई भौतिक आकार ही न हो और उसके हमले बिल्कुल घातक थे। टेलीपोर्टेशन अद्भुत लगा। वह इसे इतने लंबे समय से कर रहा था कि वह भूल गया कि यह कितना अद्भुत लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे फिर से पहली बार किया हो। और उसकी शक्ति इतनी आसानी से प्रवाहित हुई। ऐसा लगता था जैसे उनके विचारों और कार्यों के बीच पूर्ण संबंध था। उसके मन का प्रवाह पूरी तरह से उसकी प्रवृत्ति का अनुसरण करता था और जब तक यह उसकी शक्ति में था उसे लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है। इतने सख्त प्रतिबंध वाले क्षेत्र में इस तरह महसूस करना लगभग विडंबनापूर्ण था, इसलिए वह केवल कल्पना कर सकता था कि जब वह सामान्य स्थिति में वापस आएगा तो उसे कैसा महसूस होगा। मिराज उसके दाहिनी ओर था और फ्रेया उसकी बाईं ओर जकड़ी हुई थी। वर्तमान शत्रु एक पंखों वाला मगरमच्छ था, पंखों वाला एक अजीब दिखने वाला सरीसृप जानवर, और डेमियन जी भरकर इसके साथ प्रयास कर रहा था। जानवर के पास बेहद कठोर बाहरी सुरक्षा थी जिसे डेमियन भेद नहीं सका, लेकिन उसके पास एक नरम निचला पेट भी था और उसके अंदर वह उसकी हत्या करने के लिए शोषण कर सकता था। लेकिन वह अभी भी अपनी शक्ति का आनंद ले रहा था, इसलिए उसने कवच पर ध्यान केंद्रित किया, उसे तोड़ने का इरादा किया। बूम बूम बूम। फ्रेया के 3 और शॉट मगरमच्छ की पीठ पर एक ही स्थान पर पूरी तरह से लगे। डेमियन का शरीर धूमकेतु के वेग से हवा में उतरा। उसका हाथ पीछे खींच लिया और ताकत इकट्ठा कर ली और उस दरार वाले हिस्से को छेदने के लिए जोर लगाने लगा जो उसने बनाया था। शून्य तलवार कला दूसरा रूप क्षितिज तोड़। बूम। मांस के टुकड़े और मोटे कवच हवा में उड़ गए। रक्त नदियों में भूमि पर बह गया। मगरमच्छ के शरीर में प्रभाव बिंदु से 10 गुना बड़ा छेद खुल गया, जिससे उसकी पीठ और नीचे की जमीन के बीच एक सुरंग बन गई। डेमियन मुस्कुराया। यहां तक कि सबसे सरल चालें भी। मुझे राजा जैसा महसूस करा। अध्याय 1100 चंद्र नदी 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब डेमियन को इस तरह की उत्तेजना महसूस किए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए हो सकता है कि वह थोड़ा अति हो गया हो, लेकिन उसने अपना सिर नहीं खोया। वह खुश था, लेकिन उसे अब भी पता था कि यह आशीर्वाद उसे वहीं ले आया है जहां उसे पहले स्थान पर होना चाहिए था। यदि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है तो उसे खुद पर काम करना जारी रखना होगा। जिस बात ने उसे इतना प्रसन्न महसूस कराया वह यह तथ्य था कि आशीर्वाद एक बार में ही मिल जाने वाली स्थिति नहीं थी। यह उसकी सहायता करना जारी रखेगा, जिससे उसकी नींव मजबूत बनी रहेगी और जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसे समर्थन मिलता रहेगा।
जिसका मतलब था कि अब से उसे अपनी शक्तियों के अधिशेष से परेशान होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह किसी भी अन्य चीज से अधिक राहत थी। अब उसके पास चिंता करने के लिए बैकलॉग नहीं था। उसकी भावनाएं और मानसिकता और अब उसका शरीर और शक्ति सभी पर हावी हो गई थी। इसे एक संपूर्ण मार्शल राज्य जैसा कुछ माना जा सकता है। फिर भी डेमियन ने सामने आए जानवरों पर अपनी प्रचंड भावनाएं छोड़ दीं और लड़कियों से बमुश्किल मदद मांगी। लूनर नदी का रास्ता ब्लेसिंग श्राइन के रास्ते जितना जटिल नहीं था। जहां तक यह रास्ता था वहां तक पहुंचने के लिए इन चुनौतियों को पार करते हुए एक साधारण चढ़ाई करनी पड़ती थी। अब हम 1200 किलोमीटर ऊंचे हैं और जानवरों की औसत ताकत तीसरी श्रेणी के शिखर के करीब पहुंच रही है। हम इस बिंदु से इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब समूह नदी के किनारे पहुंचा तो डेमियन ने मन ही मन सोचा, हम सिया की मदद भी खो देंगे, इसलिए हर चुनौती स्वीकार करना शायद सबसे अच्छा विचार नहीं होगा। डेमियन ने उस महिला की ओर देखा जिसने उनके साथ व्यावसायिक संबंध बनाया था। यह उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था और जहां डेमियन को अपना वादा किया हुआ इनाम लेना था। लूनर नदी का रंग गहरा काला था, इस वजह से इसका प्रवाह मुश्किल से ध्यान देने योग्य था। इसके पानी में देखा जाने वाला एकमात्र रंग नदी के तल से निकलने वाली हल्की चांदनी सफेद चमक थी। आशीर्वाद तीर्थ के विपरीत इस नदी का प्रभाव हमेशा मजिस्ट्रियल नहीं होगा। इसमें तब तक पूर्ण व्यापक शक्ति प्रदान करने की सरल क्षमता है जब तक वे इसके पानी में डूबे रह सकते हैं। हालांकि अंदर रहना आसान नहीं है, वो डेमियन ने समाप्त किया। सिया ने सिर हिलाया। मैं इसके सटीक प्रभावों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सुना है कि अधिकांश लोगों के लिए 30 सेकंड से अधिक समय तक अंदर रहना असंभव है। यदि वे अपने स्वागत से अधिक देर तक रुकें तो क्या होगा? जो लोग अपनी सीमाएं नहीं जानते थे, वे सभी अपने दिमाग को पंगु बनाकर पागलपन की ओर प्रेरित होकर इस नदी से बाहर निकले हैं। डेमियन ने भौहें सिकोड़ लीं और पानी के अजीब शरीर को देखा। यदि मानसिक तनाव इतना बुरा है तो यह पूर्ण व्यापक क्षमता उससे कहीं अधिक तीव्र होनी चाहिए जो वह दे रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन की भौं अचानक ऊपर उठ गई। शायद नदी के भीतर तुम मेरे मन को ऐसे महसूस कर पाओगे जैसे कि यह तुम्हारा अपना हो। तुम्हें स्वाभाविक रूप से वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। सिया ने उसके विचारों की पुष्टि करते हुए फिर से बात की। यह बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। अब जबकि उसे पूर्णता का लाभ मिल गया है तो सबसे अच्छा कदम यह था कि सार्वभौमिक कानून के बारे में उसकी समझ को फिर से सुधारा जाए। आखिरकार यूनिवर्सल लॉ को नियंत्रित करने का मतलब उसके पास जो कुछ भी था उसे अपने साथ लाना था। इसे बनाने वाले घटकों के बिना सार्वभौमिक कानून जैसी कोई चीज नहीं थी। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है ना? क्या किसी के पास कोई प्रश्न है? डेमियन ने लड़कियों की ओर देखा जिन्होंने आंखों में उत्सुकता के साथ अपना सिर हिलाया और कंधे उचकाने से पहले एक बार फिर सिया के पास वापस आ गया। फिर ठीक है। शुभकामनाएं और सावधान रहें। उसने नदी पर कदम रखा और धीरे धीरे उसके पानी में डूब गया। जब उसका सिर नीचे गया तो उसके होश फाख्ता हो गए। थोड़ी सी मंशा से ही सब कुछ बोधगम्य हो गया। कटे हुए विश्व के नियम जो पूरी तरह से छिपे हुए थे स्वयं प्रदर्शित हो गए। यह दृश्य किसी को भी पागल कर देने के लिए पर्याप्त था। डेमियन ने अपनी आंखें बंद रखीं और अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने रास्ते के कारण उसे उतना दमन महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह पूरी तरह से समझ सकता था कि लोग पागल होकर इस जगह को क्यों छोड़ गए। यह पूर्ण समझ नहीं है, यह सच्चा अवतार है।
डेमियन को महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा कई अलग अलग दिशाओं में बंट रही है क्योंकि उसके द्वारा नियंत्रित कानून उसे निगलने की कोशिश कर रहे थे। यदि उसने इसकी अनुमति दी तो उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपने चुने हुए कानून को नियंत्रित करने में सच्चा मास्टर बन सकता है, लेकिन वह लक्ष्य नहीं था। डेमियन ने अपने आसपास किसी भी अन्य भौतिक उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया। उसने जल्द ही रोज, रुयू और एलेना को ढूंढ लिया। प्रत्येक के चेहरे पर बहुत सारे भाव चमक रहे थे क्योंकि उन्होंने आंशिक सार्वभौमिक कानून की पूरी जटिलता देखी थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी भी खोज की, वह अभी भी सिया को नहीं ढूंढ सका, ठीक उसी तरह जब वे पहली बार मिले थे। विस्प। डेमियन ने अपनी धारणा के कोने में कुछ पकड़ा, एक अजीब लेकिन परिचित मन का हल्का सा निशान। क्या उसे इसे इतना जटिल बनाना होगा? उन्होंने शिकायत की, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानदारी से मन का पालन किया और उसे अपनी धारणा से घेर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने खुद को मछलियों के एक झुंड में पाया, फिर भी प्रत्येक मछली मन की एक शक्ति थी जो ऐसे हिलती डुलती थी जैसे वह जीवित हो। वह मेरी मदद नहीं करेगी, मुझे बस यह करना है। अंधी समझ निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज थी जिसका डेमियन इंतजार कर रहा था। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और विकल्प है। उसने अंदर ही अंदर आह भरी और चुप हो गया और ध्यान केंद्रित किया कि उसे क्या करना है। सेवर्ड वर्ल्ड के सार्वभौमिक कानून की स्पष्टता, सिया के मन और चंद्र नदी के प्रवर्धित प्रभावों के संयोजन ने उन्हें मायावी अवधारणा को समझने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। साथ ही वेक्टर नियंत्रण पर अपने नए दृष्टिकोण के साथ, जब उन्होंने पहली बार कोशिश की थी तब उनके पास भरोसा करने के लिए एक आधार था। उन्होंने सार्वभौमिक कानून को पहले से ही आंतरिक रूप से परिभाषित कर दिया था, इसलिए उन्हें बस इसे अलग करना और इसके टुकड़ों का अध्ययन करना बाकी था। और ये टुकड़े थे। मैं देखता हूं, इसलिए मुझे भविष्य में ऐसा कुछ करना होगा। डेमियन के दिमाग में एक दृश्य कौंध गया, जिससे उसे इस विशिष्ट कानून को समझने में आगे बढ़ने के अपने रास्ते का एहसास हुआ। लेकिन भविष्य तो भविष्य है। क्या ब्रह्मांड मुझसे कह रहा है कि मैं अपने सिर के ऊपर से न निकलूं? दिन के अंत में वह अभी तक देवत्व भी नहीं था और वह किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, भले ही वे उसका दामन नहीं समझ पा रहे थे। शायद यही कारण था कि वह इस कानून को कभी मूर्त रूप नहीं दे सका, क्योंकि वह अभी तक पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। और शायद सिया को इसके बारे में शुरू से ही पता था। डेमियन ने आह भरी और कंधे उचकाए। हर चीज के लिए एक आदेश है। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि पिज्जा ओवन से बाहर आएगा यदि आप इसे इकट्ठा नहीं करते हैं और इसे पहले नहीं डालते हैं। उन्हें विश्वास था कि जब तक वह अपने बाकी कानूनों को उनके संबंधित शिखर पर लाने में सक्षम होंगे, सार्वभौमिक कानून स्वाभाविक रूप से उनके सामने प्रकट हो जाएगा। उस समय वह इसे आधार के रूप में उपयोग करने में सक्षम होगा। यह बहुत आगे की सोच है। मैं नदी का सामना कर सकता हूं, लेकिन गंभीर दुनिया के कानून स्पष्ट रूप से मुझे बाहर निकलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आइए अनावश्यक विचारों में न फंसें और इस अवसर को बर्बाद न करें। उसे एक झटके का सामना करना पड़ा, लेकिन जब तक उसे सिया से कुछ हासिल नहीं हो जाता, वह इसे छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। उन्होंने मुफ्त में काम करने से इनकार कर दिया। अगर मुझे मुख्य प्रवेश नहीं मिल सका, तो क्या मुझे एपेटाइजर और डेसर्ट पर एकाधिकार कर लेना चाहिए? वह मन ही मन मुस्कुराया। उपब्रह्मांड वास्तव में इसे पसंद नहीं करेगा। लालच से खाना।